नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल केस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर यानी कि एएफएमबी के मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन पीडीएफ है। तो आज हम लोग मॉड्यूल बी को क्विकली रिवाइज करेंगे। अगले 1 से 1.5 घंटे में आपको मैं मॉड्यूल बी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपने जो पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज आप कर पाएंगे। तो आपके प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट करने के लिए वीडियो आपके सामने लाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 12 से। देखिए, बताया जा रहा है कि बिजनेस में एसेट को क्रिएट किया जाता है, हम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी लेते हैं तब हम एसेट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है, मतलब एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। यदि हम लायबिलिटीज़ के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है क्लेम ऑफ ऑनर्स, तो इसके अंदर पेड अप कैपिटल आता है, प्लस रिजर्व्स आता है, सरप्लस आता है, और उसके अलावा आता है हमारा क्लेम ऑफ आउटसाइडर। तो दो तरह का क्लेम होता है, एक तो ऑनर का क्लेम होता है और एक हमारा आउटसाइडर का क्लेम होता है, राइट। तो ये हमारा कंपोनेंट्स हो गया लायबिलिटी का। नेट वर्थ का मतलब क्या होगा कि जो कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का जो सम होता है उसको हम लोग नेट वर्थ करते हैं, मतलब जो क्लेम ऑफ ऑनर होता है वही हमारा नेट वर्थ कहलाता है। और ऑनर्स का क्लेम क्या होता है कि नेट वर्थ रिप्रेजेंट द बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड इट ऑनर इंडिकेटिंग द ऑनर क्लेम। तो नेट वर्थ को ही हम लोग ऑनर क्लेम कहते हैं। नेट वर्थ आपको बताता है कि बिजनेस का लायबिलिटी कितना है अपने ऑनर के प्रति, और यही हमारा ऑनर्स क्लेम को दर्शाता है। तो नेट वर्थ में के अंदर कैपिटल आएगा और रिजर्व्स आएगा या सरप्लस आएगा। अकाउंटिंग का कंसेप्ट ये है कि जो बिजनेस है और इसके जो ऑनर हैं उन्हें सेपरेट एंटिटी माना जाता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। देखिए दोस्तों, आपको इतना सिंपल भाषा में इतना पिन पॉइंटेड मटेरियल नहीं मिलने वाला है कहीं भी। आप बुक पढ़ें, खुद से नोट्स बनाएं, तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज ये नोट्स सेल्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही पॉइंट मैंने डाल रखा हूं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपके बुक से लिया गया कंसेप्ट है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में बिजनेस और ऑनर जो है सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस परस्पेक्टिव से। यदि हम बैलेंस शीट इक्वेशन की बात करें तो देखिए कुछ इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन है टोटल क्लेम बराबर टोटल एसेट। दूसरा इक्वेशन है क्लेम ऑफ क्रेडिटर प्लस क्लेम ऑफ ऑनर इज इक्वल टू टोटल एसेट। तीसरा इक्वेशन है एसेट बराबर आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बेसिकली यदि आप इसे रीअरेंज करेंगे तो आउटसाइड लायबिलिटी बराबर एसेट माइनस कैपिटल आ जाएगा, और यानी तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कैपिटल बराबर एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये चार इक्वेशन को आप रट लीजिए, क्योंकि इस चारों से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपना क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन को कंपटीशन करेंगे, मतलब कि यदि कुछ चेंजेस आएगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, एसेट में या लायबिलिटी में कोई भी चेंज आए वो ऑनर्स के क्लेम को यानी कि कैपिटल को इफेक्ट करेगा। यदि एसेट बढ़ रहा है बिना लायबिलिटी बढ़े तो ये कैपिटल को बढ़ा देगा। यदि एसेट घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो कैपिटल को घटा देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके बुक में मिस्टर आर का दिया हुआ है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहे हैं। उनके एसेट साइड में कैश है, बैंक, बिल, रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग है। और कैपिटल एंड लायबिलिटी में कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सभी हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में है, राइट। तो अब देखिए इसका पहले क्या है कि एसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस ने आइटम खरीद रखा है जिसके अंदर कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट ये सभी आएंगे। और लायबिलिटीज का मतलब कि बिजनेस का क्या ऑब्लिगेशन है जिसके अंदर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट ये सभी आएंगे। ऑनर्स का इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एसेट, बिजनेस के एसेट में जो रेसिडुअल इंटरेस्ट रहता है सारे लायबिलिटी को घटाकर, तो इसको हम लोग कैपिटल प्लस रिजर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑनर्स इक्विटी निकालना है तो क्या करना है आपको कि सारे मतलब हमारा जो बिजनेस का एसेट है, ठीक है, तो एसेट में से आप जितने भी हमारे लायबिलिटीज़ हैं उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, जो कि कैपिटल रिजर्व। तो ऑनर्स इक्विटी को हम लोग कैपिटल रिजर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट बराबर लायबिलिटी, यानी बिजनेस में क्या होता है कि एसेट को क्रिएट करते हैं हम लोग इक्वल लायबिलिटी लेकर। लायबिलिटी के ब्रेकडाउन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आएगा ऑनर्स क्लेम, इसके अंदर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, या नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। नेट वर्थ बेसिकली लायबिलिटी होता है बिजनेस का ऑनर में, मैंने आपको पहले ही बताया है। अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बताया है। बेसिक इक्वेशन क्या है कि एसेट बराबर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स क्लेम प्लस ऑनर्स क्लेम आता है। इसको रीअरेंज करेंगे तो एसेट बराबर आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी हमारा क्रेडिटर का क्लेम हो गया और ऑनर से क्लेम हो गया हमारा कैपिटल। तो चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एसेट बढ़ेगा, बिना लायबिलिटी बढ़े तो कैपिटल बढ़ाएगा, एसेट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैपिटल घटाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है मिस्टर आर का, उसका एसेट है कैश, बैंक, रिसीवेबल, डेटर, इन्वेंट्री, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। लायबिलिटी है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसका इनिशियल कैपिटल था 20,000 रुपया, तो उसका इनिशियल बैलेंस शीट में क्या होगा, लायबिलिटी भी 20,000 होगा, एसेट भी 20,000 होगा। अब उसने क्या किया, मशीनरी खरीद लिया 1,000 का, तो
मशीनरी खरीद लिया तो 1000 का कैश उसका 1000 से घट गया, और मशीनरी जो नया एसेट है वो 1000 से बढ़ गया। टोटल एसेट अभी भी 20000 रहा और लायबिलिटी अभी भी 20000 है। तो आप देखिए एसेट में क्या हो गया कि कैश हमारा हो गया 19000, अभी 20000 था, और मशीनरी हो गया 1000, तो टोटल एसेट हो गया हमारा 20000। समझ में आ रहा है? अभी तक हमारा टोटल एसेट था कैश ही ये 20000, लेकिन अब मशीनरी 1000 आ चुका है। अब मान लीजिए कि उसने गुड्स खरीद लिया, कैश देकर गुड्स खरीद लिया 2000 का, तो कैश हमारा और घट जाएगा, और 2000 घट जाएगा, तो कैश 2000 से घट जाएगा, जो गुड्स जो नया एसेट है वो 2000 से बढ़ जाएगा, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो अभी भी 20000 रहेगा, और लायबिलिटी का वो 20000 ही रहेगा। तो एसेट देखिए, एसेट का बाइफर्केशन कैसे होगा? कैश जो था पहले 19000 था, 2000 घटा देंगे 17000 हो जाएगा, मशीनरी हमारा 1000 था, और गुड्स हमारा 2000 हो जाएगा। तो एसेट का बाइफर्केशन इस प्रकार से होगा, सभी को जोड़ेंगे तो अभी भी 20000 आएगा। यदि हम मान लीजिए कि उधार पे गुड्स सामान ले ले, तो उधार एक लायबिलिटी होता है। तो अब देखिए, तो गुड्स जो है 5000 से बढ़ जाएगा, और जो क्रेडिटर है यानी कि लायबिलिटी है वो 5000 से बढ़ जाएगा, एसेट जो है बढ़कर 25000 हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि 20000 पहले था एसेट, और 5000 का गुड्स ले लिया गया, तो 25000 हमारा एसेट हो जाएगा। और लायबिलिटीज में क्या होगा? लायबिलिटीज भी 25000 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर का कैपिटल तो 20000 पहले से था, और उसका क्रेडिटर वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि उसने उधार लिया है। क्रेडिटर एक तरह का लायबिलिटी होता है, इसने 5000 का उधार लिया है। तो लायबिलिटीज में हम लोग क्या करेंगे कि 20000 और 5000 यानी 25000। तो और एसेट साइड में कैश 17000 है, मशीनरी 1000 है, गुड्स 7000 है, टोटल एसेट हमारा 25000 है। मान लीजिए कि वो गुड्स बेचता है उधार पे, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टर्म आएगा, है ना? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, मान लीजिए कि गुड्स को 5000 पे भेजा क्रेडिट पे उधार पे, और जो गुड्स उसने बेचा है उसका जो कॉस्ट था वो 3000 था। तो जो डेटर होगा वो एक नया एसेट होगा, वो 5000 का होगा, वो बढ़ जाएगा। स्टॉक ऑफ गुड्स जो है 3000 से घट जाएगा, जो गुड्स का स्टॉक 5000 था ना वो 3000 से घट जाएगा। तो जो नेट इंक्रीज इन एसेट वो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 5000 से, देखिए सिंपल सी बात है, आपका एसेट जो है 5000 से बढ़ रहा है और 3000 से घट रहा है, तो अल्टीमेटली नहीं कह सकते कि 2000 से बढ़ रहा है, वही कह रहा है कि नेट इंक्रीज 2000 का हो जाएगा। ऑनर का जो नेट वर्थ है वो क्या हो जाएगा? पहले 20000 था, और सरप्लस जो है ये जो 20000 है ये 2000 है, ये सरप्लस कहलाएगा, समझे? सरप्लस के अंदर आ जाएगा, तो ऑनर का नेटवर्थ बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी के साइड में क्या रहेगा? आर का कैपिटल 20000 है, रिजर्व से सरप्लस 2000, वो जो कि मैंने आपको बताया सरप्लस बढ़ना। क्रेडिटर जो है 5000 का है, एसेट में कैश 17000 हो जाएगा, मशीनरी 1000, गुड्स 4000, और डेटर 5000। मशीनरी 1000 तो पहले भी था, गुड्स जो है 7000 से घटकर 7000 में से 3000 घटाएंगे तो 4000 आ जाएगा, समझे? तो ये है। अब मान लीजिए कि रेंट और सैलरी का पेमेंट कर रहा है, तो कैश जो है मान लीजिए कि 500 रुपया रेंट को दिया, 500 रुपया सैलरी को दिया, तो कैश ही दिया होगा ना, तो कैश 1000 से घट जाएगा, और सरप्लस भी 1000 से घट जाएगा, क्योंकि सरप्लस मतलब क्या होता है कि एक तरह का जो यहाँ पे खर्चा कर रहा है ना, ऑनर के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, तो 1000 से सरप्लस घट जाएगा। तो लायबिलिटी जो है आर का कैपिटल 20000 है, रिजर्व से सरप्लस 1000 है, क्रेडिटर 5000 है, एसेट में कैश 16000, मशीनरी कैश 1000 से घट गया, मशीनरी 1000, गुड्स 4000, डेटर 5000, टोटल एसेट अभी कितना हो जाएगा? 26000 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा कि पैसे से पहले की टोटल एसेट जो है हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर रहेगा और कैपिटल के बराबर रहेगा। ये आपने देखा, ऑब्जर्व किया ये चीज़, ठीक है? लायबिलिटी और कैपिटल आपको सोर्स ऑफ फंड दर्शाता है, एसेट दिखाता है कि कैसे फंड को इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी यूज ऑफ फंड दिखाता है। डबल इफेक्ट प्रिंसिपल बताता है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है, जो कि हमारे बैलेंस शीट को दोनों साइड को इक्वली इफेक्ट करता है, ठीक है? अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकें। अब इसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आपको फेयर पिक्चर प्रोवाइड करता है इंटरप्राइज के ऑपरेशन का और फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है? अब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट पार्ट 1 है, यूनिट नंबर 13। तो इसको फाइनल अकाउंट को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम में प्रिपेयर करते हैं। ये आपको प्रॉफिट या लॉस बताएगा, ये आपको फाइनल स्टेटस बताएगा एसेट एंड लायबिलिटी का। और ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन जो है एंड ऑफ ईयर प्रोसेस है। आप सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए ताकि आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है? तो उसके बाद इसका पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का? कि हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस से डिराइव कर सकें। अब देखिए दो तरह का होता है, मैनुअल ट्रायल बैलेंस, सॉफ्टवेयर ट्रायल बैलेंस। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि आप पोस्टिंग या मैथमेटिकल एरर को चेक करने के लिए यूज करते हैं, और सॉफ्टवेयर क्लरिकल एरर को मिनिमाइज करेगा और ट्रायल बैलेंस को लेस क्रिटिकल बनाएगा एरर चेकिंग के लिए। तो दोस्तों अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस दिखाता है एडजस्टमेंट से पहले और एडजस्टमेंट के बाद। जीएल अकाउंट के बैलेंस को बताता है। एडजस्टेड अकाउंट बैलेंस को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। ट्रायल बैलेंस अपने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है,
ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट कैसे किया जाए वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कारण क्या होगा, या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या डेबिट बैलेंस आएगा जनरल लेजर अकाउंट में। जैसे मान लीजिए कि आपने आपका रेंट पेड अकाउंट है, तो ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, रेंट पेड जो पे किया गया। मान लीजिए कि मार्च का रेंट है उसको हमने अप्रैल में पे किया, तो अकाउंट फुल ईयर रेंट जो है 31 मार्च तक नहीं शो करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बिना बिना इस एडजस्टमेंट का आपको इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दर्शाएगा। एडजस्टमेंट की बात करें तो आप देखिए अनपेड रेंट जो मार्च का था 5,000 का, उसको उसका डेबिट एंट्री जो है रेंट पेड अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और उसका क्रेडिट एंट्री भी होगा जो कि एप्रोप्रिएट अकाउंट में किया जाएगा ताकि ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करे। पर्पस ये है हम इंश्योर करें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको फेयर पिक्चर प्रोवाइड करे एक्चुअल एक्सपेंसेस का, एक्यूरेटली प्रेजेंट करे फाइनेंशियल पोजीशन को अकाउंटिंग करके अनपेड ऑब्लिगेशन के लिए। अब देखिए एक टर्म होता है एडजस्टमेंट एंट्री प्रिंसिपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेंट फॉर मार्च 2022 का रेंट जो है आपने अप्रैल 2022 में पेमेंट किया, तो रेंट पेड अकाउंट को डेबिट कर लीजिए 5,000 से, रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए 5,000 से। पर्पस ये है कि आपका जो अनपेड रेंट है उसको लायबिलिटी के रूप में रिफ्लेक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो। अब एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है AS1 और IND AS1, इसमें आपको एक्रूअल बेसिस चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। कंसेप्ट ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी इनकम है अकाउंटिंग पीरियड के, उसे कंसिडर किया जाए चाहे उनका पेमेंट या रिसीव कभी भी हो। एडजस्टिंग एंट्री की बात करें तो ये आपके रिकॉर्ड को एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करता है। इससे पहले कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, तो ये भी फायदा है ये समझने का कि एडजस्टिंग एंट्री का क्या काम है। मैंने आपको समझाया कि सारे इनकम सारे एक्सपेंस जो अकाउंटिंग पीरियड के होते हैं उन्हें आपको कंसिडर करना है, चाहे पेमेंट हो या रिसीट हो, राइट। और इसमें एक और पॉइंट मैंने बताया एडजस्टिंग एंट्री का क्या रोल है। आपको रिकॉर्ड को यदि एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करवाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले, तो एडजस्टिंग एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर एक बैलेंस शीट अकाउंट होता है यानी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट होता है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट होता है। यदि हम कॉमन एडजस्टिंग एंट्री की बात करें तो एक्सपेंस जो हमने इनकर किया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, मैंने आपको बताया कि मार्च का सैलरी अप्रैल में पे किया गया, तो सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कीजिए, सैलरी पेबल को क्रेडिट कीजिए। आपने एक्सपेंस को एडवांस में पे किया यानी मान लीजिए अगले पीरियड के लिए प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट को डेबिट कीजिए और कैश को क्रेडिट कीजिए। इनकम जो एक्रू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, जैसे इंटरेस्ट एक्रू हुआ फिक्स डिपॉजिट पे, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट कीजिए, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कीजिए। इनकम जो रिसीव हुआ लेकिन एक्रू नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि एडवांस रेंट हमें टेनेंट से मिला है, तो डेबिट कीजिए रेंट रिसीव को और क्रेडिट कीजिए एडवांस रेंट रिसीव को। तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है एडजस्टिंग एंट्री का। कंपनी जो है मान लीजिए 1 मार्च 2022 को बोरो करती है पैसा, और वो अपने विथ फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू ऑन 1 जून कि आप एडजस्टिंग एंट्री के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। देखिए एक सिनेरियो के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, जिसमें एक कंपनी ने पैसा बोरो किया था 1 मार्च 2022 को, और पहला इंटरेस्ट पेमेंट जो था, क्योंकि इसने पैसा बोरो किया था तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पहला इंटरेस्ट पेमेंट 1 जून 2022 को ड्यू है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या इशू है यहाँ पे। तो देखिए 31 मार्च 2022 तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट जो है डेली इनकर हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको मार्च 1 से लेके मार्च 31 तक इंक्लूड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हमारा प्रॉफिट एक्यूरेटली रिपोर्ट हो पाए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जितना भी हमारा इंटरेस्ट पे खर्चा है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर एक्यूरेट रिपोर्टिंग। तो कैसे इंक्लूड करेंगे, देखिए सिंपल सा फंडा है, आप डेबिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यू विल डेबिट द इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड यू विल क्रेडिट द इंटरेस्ट पेबल, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर लीजिए और इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर दीजिए। दैट्स द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समराइज करते हैं फैक्ट को। मैंने आपको क्या बताया कि एडजस्टिंग एंट्री बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जितने भी रिलेवेंट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रिलेवेंट इनकम है, उनको करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिफ्लेक्ट किया जाए। अच्छा, एक्रूअल अकाउंटिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि ये स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमें एक फेयर और एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर मिले।
अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि यदि ये पूछा जाए आपसे कि एडजस्टिंग एंट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अफेक्ट करेगा, ताकि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करे। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एक लोन है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो कि ड्यू है 1 जून को, तो उसका एडजस्टिंग एंट्री कैसे लिखना है, आप डेबिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को, जो भी आपका इंटरेस्ट पे खर्चा हुआ है मार्च का उसको डेबिट कर दीजिए, और जो क्रेडिट कर दीजिए इंटरेस्ट पेबल को, जो कि लायबिलिटी 31 मार्च का। पर्पस ये है हमारा, हम इंश्योर करें कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट हो, बैलेंस शीट एक्यूरेट हो, राइट। सारे जितने भी हमारे इनकर्ड एक्सपेंसेस है सभी को इंक्लूड करके। अब देखिए ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया। अब ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस का, और आप फिर उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री कीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एडजस्टिंग एंट्री करना कितना जरूरी होता है। तो ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि आपको प्रिपेयर करना है तो याद रखिए स्टेप क्या होगा, पहले आप रिकॉर्ड करेंगे सारे ट्रांजैक्शन को, फिर उसके बाद आप एक्यूरेसी चेक करेंगे, यू विल चेक द एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस के माध्यम से, और फाइनली आप क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। तो इसका आउटकम क्या होगा, अब आउटकम ये होगा कि आप ऑपरेशनल रिजल्ट्स को देख सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं ईयर एंड में थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो साल के अंत में आपके पास ऑपरेशनल रिजल्ट कैसा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये सभी चीज़ आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा, आपको पता ही होगा कि फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएट करेगा ही करेगा, तो उसका एंट्री कैसे किया जाए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को समझिए। देखिए डेप्रिसिएशन क्या करता है कि हमारा जो फिक्स एसेट है इसका जो वैल्यू कम होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। अब सवाल है कि वैल्यू क्यों कम होता है, तो कम होने का कारण है वियर टीयर ऑब्सोलेसेंस। समझिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कैसे आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन का। मान लीजिए साइबर कैफे है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने शुरू में किया। पहले साल का उसे रिसीट मिला 5 लाख का, पहले साल का पेमेंट है उसका 3 लाख का। अब आप बता सकते हैं कि कैश सरप्लस कितना होगा, सिंपल सी तो बात है, कितना उसे मिला और कितना उसने पेमेंट किया दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको कैश सरप्लस मिल जाएगा। यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो 1 साल का जो उसका कैश सरप्लस है वो 2 लाख है, और ये अगले 4 साल तक सेम है। अच्छा, अब देखिए इशू क्या आ रहा है वो समझिए। आपको बेसिक चीज समझ में आया, उसने इनिशियली 10 लाख इन्वेस्ट किया, पहले साल का रिसीट 5 लाख है और उसका पेमेंट 3 लाख का है, तो अल्टीमेटली उसका कैश सरप्लस 2 लाख का होगा, और यही सिलसिला अगले 4 साल तक जारी रहा। अब इशू ये है कि 4 साल बाद जो सिस्टम है ना वो आउटडेटेड हो गया। मान लीजिए कि पहले जो है लिनक्स पे काम हो रहा था, अब विंडो आ गया, समझ रहे हैं, तो अब सिस्टम आउटडेटेड हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने ओल्ड सिस्टम को 2 लाख पे बेच दिया, नया सिस्टम खरीदा 10 लाख में, सारे बैंक डिपॉजिट को विड्रॉ कर लिया। ऑब्वियस ही बात है ना, होगा कि नहीं होगा। अब खुद सोचिए ना कि 2 लाख रुपया 4 साल के लिए जमा किया तो कितना हो जाएगा, 8 लाख जमा किया, और प्लस वो 2 लाख अलग से दे रहा है, तो अल्टीमेटली जो 10 लाख का है वो पूरा का पूरा उसका सारा बैंक डिपॉजिट विड्रॉ कर लिया उसने। तो लेसन ये मिलता है हमें कि जो हमारा एपरेंट प्रॉफिट है वो डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट नहीं करता है। अब सवाल है कि डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट कैसे करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए। अब उसका एंट्री कैसे करेंगे, तो जो आपका डेप्रिसिएशन पे खर्चा हो रहा है ना उसको डेबिट कर दीजिए, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। यानी तो डायरेक्टली आप जो फिक्स एसेट अकाउंट है उसे आप डायरेक्टली रिड्यूस कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए डेप्रिसिएशन का यदि आपको अकाउंटिंग करना है तो जितना आपका डेप्रिसिएशन पे खर्चा हुआ है उसको आपको डेबिट करना है, और जितना आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या मान लीजिए कि जो फिक्स एसेट अकाउंट है उसको आपको क्रेडिट करना है। अब सवाल है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ये होगा कि आपका फिक्स एसेट का वैल्यू तो घटेगा ही घटेगा, और ये आपको ट्रू प्रॉफिट बताएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको कुछ की टेक अवे के बारे में समझाता हूं। सबसे पहला आता है एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये बहुत जरूरी है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। दूसरा आता है हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को अकाउंट किया जाए ताकि ये ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को रिफ्लेक्ट करे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट ऑल्सो। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट हो गए एक्यूरेसी के लिए।
अब देखिए एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, फिर से रिपीट कर लीजिए, डेबिट कर लीजिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को और क्रेडिट कर दीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अब सवाल है कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, तो एडजस्टिंग एंट्री तो मैंने आपको समझा दिया। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ शुड बी प्रेजेंट दिस सेम फैक्ट इन बैलेंस शीट। देखिए फिक्स एसेट को ना हम लोग नेट वैल्यू पे शो करते हैं। अब सवाल है कि नेट वैल्यू क्या होता है। देखिए कोई भी फिक्स एसेट होगा उसका अपना ओरिजिनल कॉस्ट तो होगा ना। अब इस ओरिजिनल कॉस्ट से जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो आपने यहाँ पे लिखा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नेट वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो भी आपका फिक्स एसेट है उसका जो आपका ओरिजिनल वैल्यू था यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट था उसको पहले लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपए इसका ओरिजिनल कॉस्ट था और जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मान लीजिए 200 रुपए इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो ये 300 जो हमें मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, हमें नेट वैल्यू मिलेगा। समझ में आया दोस्तों। मैंने आपको डेप्रिसिएशन को कैसे एडजस्टिंग एंट्री करना है, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है और डेप्रिसिएशन को कैसे बैलेंस शीट में शो करना है, ये मैंने आपको समझा दिया कि फिक्स एसेट को आप लोग नेट वैल्यू पे शो करेंगे। अब देखिए और नेट वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बताया। अब यदि मान लीजिए हमारा इनटेंजिबल एसेट है, अब सवाल है कि इनटेंजिबल एसेट होता क्या है। वैसा एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल हो गया, राइट, जैसे आपका ये एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके इंटेंजिबल एसेट हैं, तो इनको आप टच नहीं कर सकते ना। अब सवाल है कि इनका डेप्रिसिएशन कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एमोटाइजेशन कहा जाता है। दे आर रेफर्ड टू एट एमोटाइजेशन। वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट एमोटाइजेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड नाउ लेट्स डिस्कस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैं 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला हूँ। देखिए यूनिट 1 में आपने बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, लेकिन 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसका एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर यूनिट में। पहला है AS10। AS10 होता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए, इसको आप PPE से याद रख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा AS26, ये होता है हमारे इंटेंजिबल एसेट के लिए। तीसरा होता है IND AS16, यहाँ पे डेप्रिसिएशन गाइडलाइन होता है टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए। तो टेंजिबल फिक्स एसेट है तो हमारा AS26 आ जाएगा। AS38 यहाँ पे एमोटाइजेशन गाइडलाइन होता है इंटेंजिबल एसेट के लिए। तो अभी मैंने आपको इतना चीज बताया, जैसे कि AS10 हो गया तो PPE याद रख लीजिए, AS26 हो गया तो इंटेंजिबल एसेट याद रख लीजिए, फिर AS16 आ गया तो हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट याद रख लीजिए, और AS38 आ गया तो एमोटाइजेशन गाइडलाइन याद रखिए। ये 4 आप याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10, 26, 16, 38। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेल एंड परचेज। अब मान लीजिए कि हमारा जो क्लोजिंग अकाउंट रहता है उसका एंट्री कैसे किया जाए। तो मान लीजिए सेल और परचेज ट्रांजैक्शन है, तो ये स्टॉक अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता साल के दौरान। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपने परचेज किया, तो परचेज करने में परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट, यही होगा ना। कैश आपको पता है ना रियल अकाउंट है, रियल का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी आप कोई चीज परचेज करेंगे तो कैश के बेसिस पे ही परचेज करेंगे ना, तो कैश तो जा रहा है ना, इसीलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। अच्छा सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब देखिए स्टॉक अकाउंट क्या बताता है आपको, ओपनिंग बैलेंस बताता है। ठीक है, मतलब पिछले बैलेंस शीट का जो डेबिट बैलेंस होता है वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, यही हमारा स्टॉक अकाउंट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, इसको रट लीजिए, इसे न्यूमेरिकल फिक्स है। देखिए यदि आपको प्रॉफिट निकालना हो ना, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले सेल्स लिख दीजिए, उसमें से जो आपका परचेज है प्लस ओपनिंग स्टॉक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक है प्लस एक्सपेंस है, तो इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि आप सेल्स को लिख के उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, परचेज। परचेज में से आप ओपनिंग स्टॉक जोड़ दीजिए, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, और उसमें जो आपका जो भी खर्चा है उसको माइनस कर प्लस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट का कैलकुलेशन। एक और बात ध्यान रखिए कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो वेरीफाइड होना चाहिए, और उसको हम ईयर के एंड में वैल्यूएशन करेंगे, जिसको हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी हमारा खर्चा हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक आपके ईयर एंड में वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि वही डेटा को हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना। अब एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सवाल है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जरूरी क्यों है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन यदि हमारा एक्यूरेट होगा ना तो हमारे प्रॉफिट कैलकुलेशन को ये अफेक्ट करेगा। ओवर वैल्यूएशन यदि हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ा देगा, और यदि अंडर वैल्यूएशन है तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट को घटा देगा। समझ रहे हैं बात को, ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो प्रॉफिट बढ़ा देगा, अंडर वैल्यूएशन रहेगा तो प्रॉफिट घटा देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री।
यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मान लीजिए कि ओवर वैल्यू है, तो ओवर वैल्यू प्रॉफिट बढ़ा देगा, राइट। अब वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल है कि लोअर ऑफ परचेज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, यानी कि हम परचेज कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से जो सबसे कम होगा उसे लेंगे। चैलेंज क्या होता है कि बहुत सारे परचेज कॉस्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो किसे हम लें। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो मेथड होता है, तो उसमें हमें एक्यूरेट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा कॉस्ट जो है वो सालों भर साल चेंज होते रहता है, इसीलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक का एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। अब इसका वैल्यूएशन का मेथड क्या होता है वो समझिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कंटिन्यूअस रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो सबसे बड़ा मेथड है फीफो। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। इन्वेंट्री को यदि हमें वैल्यूएट करना है तो क्या क्या मेथड है, तो पहला होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप एज्यूम कीजिए कि जो हमारा ओल्डेस्ट इन्वेंट्री है उसे सबसे पहले यूज किया जाएगा। दूसरा होता है हमारा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप एज्यूम कीजिए जो मोस्ट रिसेंटली परचेज आइटम है उसे सबसे पहले यूज किया जाएगा, इसीलिए कहा जाए लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक होता है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो एज्यूम कीजिए कि जो इन्वेंट्री आइटम अवेलेबल है उसका सारा कॉस्ट जो है ड्यूरिंग द पीरियड अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तीन तरीका है, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम है उसे पहले यूज किया जाएगा। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो मोस्ट रिसेंटली परचेज आइटम है उसको पहले यूज किया जाएगा। और वेटेड एवरेज में हम सारे इन्वेंट्री आइटम का एवरेज करते हैं जो कि हमारे उस पीरियड के दौरान अवेलेबल है। अब सवाल है कि इसका वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको एक्यूरेट फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बताता है एक्सपेंसेस और इनकम का। तो इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन को मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, राइट, ताकि फिक्स और इंटेंजिबल एसेट को यूजेस को देख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको बताता है एक्चुअल वैल्यूएशन इन क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू प्रॉफिट। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम को पहले यूज किया जाएगा, तो फीफो में होता है। लीफो में क्या होता है कि जो मोस्ट रिसेंटली परचेज आइटम है उसको पहले यूज किया जाएगा। और वेटेड एवरेज में आप वेटेड एवरेज निकालते हैं। अब एक है हमारा IND-AS 2, ये फीफो का यूज परमिट करता है या वेटेड एवरेज मेथड का यूज परमिट करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो IND-AS 2 को आप याद रखिए, इट परमिट्स यूज ऑफ ओनली फीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी मैंने आपको लीफो भी बताया, तो लीफो को परमिट नहीं करता। यही सब सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप एग्जाम में देख के आते हैं, आप सोचते हैं कहाँ से पूछ दिया गया। इस सेशन की यही खासियत है कि आपको बुक का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को आप कवर कर पा रहे हैं इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। तो याद रखिए, आपसे पूछा गया यदि IND-AS 2 कौन से मेथड को परमिट करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, तो याद रखिए फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। अब सवाल है कि दूसरे आइटम के लिए एंट्रीज कैसे होगा। देखिए हमारा जो एडिशनल एडजस्टमेंट होता है उसमें हमारा बैड और डाउटफुल डेट का प्रोविजनिंग होता है, जो हमारे फिक्सिशियस एसेट हैं। अब फिक्सिशियस एसेट क्या होते हैं, जैसे हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। हमारे पास जो कंटिजेंट इवेंट है उसके लिए आप प्रोविजनिंग कीजिए। अब हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले आता है क्लोजिंग एंट्री। तो जो हमारा बैलेंस था इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए सैलरी अकाउंट है, इसमें डेबिट बैलेंस है 3 लाख का। अब ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो याद आपको एक चीज समझ में आया कि यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमारे पास जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस है उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। अब एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ये ऑप्शनल स्टेप है लेकिन प्रीफर किया जाता है बहुत सारे अकाउंटेंट के द्वारा। इसके अंदर केवल डायरेक्ट कॉस्ट आता है जो कि मटेरियल के साथ एसोसिएटेड होता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेगा, COGS निकालेगा, सेपरेट फ्रॉम द रेवेन्यू टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, COGS में से आप यदि रेवेन्यू में से COGS घटाएंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेके मैं क्लियर करता हूँ इस कंसेप्ट को। मान लीजिए कि आप COGS कैलकुलेट करना है, ये सवाल केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाता है। मैं आपको रिपीट कर दूँ, ओपनिंग कैश बैलेंस है 10,000 का, आपने 1,000 पेन खरीदा 20,000 रुपया कैश से, कुछ पेन को 16,000 कैश से बेच दिया। तो एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड है वो 500 है, ओपनिंग स्टॉक पेन का 1,000 है, क्लोजिंग स्टॉक पेन का 8,000 है। तो अब देखिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपको COGS कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला शायद बताया था, याद कीजिए, पीछे बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है। ये तो प्रॉफिट का बताया था, सेल्स माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब हम लोग COGS निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना का है, पेन का 1,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना का है 8,000 का, परचेज कितना का हुआ है 20,000 का, और एक्सपेंस कितना हुआ है परचेज में 500 का, समझे। तो ये सब की पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या क्या की पॉइंट है। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग, फिर हमारा परचेज कितना का हुआ है 20,000 का, और परचेज में कितना खर्चा आया है हमारा 500 का खर्चा आया है। तो ये सभी डेटा को हम
लोग यूज करेंगे। और देखिए COGS का फॉर्मूला में डाल दीजिए। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना का है, 1000 का है कितना हमें परचेज किया, 20,000 का, ठीक है। देखिए COGS मतलब कि हमने जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक 1000 का, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए 8000, और परचेज कितना है हमारा 20,000 का, और खर्चा कितना हुआ है 8,500 का। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 13,500। अब इसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट ही बता दो, ठीक है। अगला सवाल पूछा जाएगा प्रॉफिट बता दो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूले यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेल्स में से परचेज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये जो हमारा है ना, ये जो पॉइंट लिखा गया है इसे ही हम लोग COGS बोलते हैं। देखिए परचेज ले लिया हमने, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, प्लस एक्सपेंस ले लिया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, COGS। अब बेसिकली आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसको याद रखना कितना आसान है बाबू, कितना आसान है दोस्तों। और देखिए क्रॉस प्रॉफिट पे ना एक न्यूमेरिकल हर एक साल आता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा। तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये जो हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, हमने क्या किया कि जो हमारा रेवेन्यू है उससे हमने COGS को माइनस किया। COGS निकालने के लिए हमने ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, प्लस जो हमने परचेज किया उसको जोड़ा, और प्लस जो हमारा एक्सपेंस हुआ परचेज के दौरान उसे जोड़ा, और हमने COGS निकाला, और COGS को हमने रेवेन्यू से माइनस किया, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ग्रॉस प्रॉफिट को हम COGS से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। तो याद रखिए बहुत सारे पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। दिस विल इनकरेज मी टू मेक मोर सच एंड मोर कंटेंट, एंड दिस विल इनेबल दिस वीडियो टू रीच टू मोर कैंडिडेट्स। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन को जारी रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो मटेरियल के साथ जो डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड होता है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक इतना अमाउंट, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक इतना का है। उसके बाद हमने परचेज कितना किया वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे रिटर्न्स कितना कम मिला वो लिखेंगे, ठीक है ना। परचेज किया तो हमें डेबिट में आएगा, लेस रिटर्न टू कैरेज इनवर्ड टू कार्टेज टू डॉक चार्ज टू वेजेस टू ड्यूटी, ये सभी हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेज हैं। कार्टेज में कितना खर्चा हुआ, डॉक चार्ज में कितना खर्चा हुआ, हमने वेज कितना दिया, हमने ड्यूटी चार्ज कितना दिया, सबको लिखना है। फ्रेट कितना दिया, क्लियरिंग चार्ज कितना हुआ, अदर चार्ज कितना हुआ, और फिर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए COGS कैलकुलेशन का एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ, मैंने आपको इससे समझा दिया है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मूला भी समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए लेजर अकाउंट जो हमारे साल में इफेक्ट होगा, जैसे देखिए परचेज अकाउंट में वो सेम एग्जांपल है, टोटल डेबिट 20,000 का हुआ, सेल्स अकाउंट में टोटल क्रेडिट 16,000 का हुआ, कैश अकाउंट में टोटल डेबिट 16,000 का, कैश क्रेडिट जो है 20,000 का, एक्सपेंस अकाउंट में टोटल डेबिट 500 का। तो ये सभी एंट्री में से कोई भी एंट्री जो है हमारे स्टॉक अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए स्टॉक एक रियल अकाउंट होता है, स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, और ये अनअफेक्टेड होता है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। जो भी एंट्री स्टॉक अकाउंट में होगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस जो हमने प्रीवियस ईयर से लाया था। तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को डिटरमाइन करने के लिए पेन्स का फिजिकल काउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हम लोग उसका वैल्यूएशन करते हैं, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग स्टॉक अकाउंट से डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए हमने ओपनिंग बैलेंस जो प्लॉट फॉरवर्ड किया था ये हमारा 1,000 था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने जो 8,000 ट्रांसफ़र किया, और बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा 1,000 हुआ, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितना हो जाएगा, 1,000, 20,000, 16,000 और 8,000 का। अभी को होता है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है क्या क्या इसके अंदर पार्टिकुलर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट यहाँ समझाए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए किसी भी बिजनेस का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ना वो उसके ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्रोप्राइटरी फर्म स्मॉल कैपिटल नीड के लिए। पार्टनरशिप फर्म तब आते हैं जब कोई बिजनेस एक्सपेंड करता है, राइट। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं। पार्टनर क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और मैनेजरियल फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, और जो पर्सनल एसेट है उसको यूज कर सकते हैं आप डेब्ट को क्लियर करने के लिए। कोई दिस इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट लाइक सेटिंग ऑफ फैक्ट्री। तो पार्टनरशिप फर्म बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का, ठीक है। मतलब दे आर नॉट लायबल, ऐसा करने का मतलब।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी के टाइप्स बताए जा रहे हैं। कंपनी क्या होता है? कंपनी एक एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल का जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा या एसेट कॉमन पर्पस के लिए। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। अब एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। इसमें आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कोई भी लीगल एंटिटी जो कि इनके मेंबर से अलग हो, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके, लीगल एक्शन ले सके। एक होता है परपेचुअल सक्सेशन, तो ये एग्जिस्ट करेगा डिस्पाइट चेंजेस इन द ऑनरशिप। मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि आप ऑनरशिप भले ही बदल दें, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर का डेथ हो जाए या किसी शेयर होल्डर का इंसॉल्वेंसी हो जाए, लेकिन फिर भी परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट करता है। कॉमन सील का मतलब कि मैं आप लोग कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ना, कि कंपनी एग्जिस्ट करेगा, राइट, और कंपनी का अपना कोई साइन नहीं कर सकता, इसीलिए कंपनी एक सील को यूज करता है जो कि इसके नाम पर लिखा रहता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनी के जारी रखते हैं डिस्कशन को। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यहाँ पे मेंबर लायबिलिटी लिमिटेड होता है जितना उनके शेयर का फेस वैल्यू होता है। अब एक है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, तो शेयर होल्डर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी को मैनेज कर सकें। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो शेयर को आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। अब एक पॉइंट है जो बताया जा रहा है आपको, सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी लीगली इंडिपेंडेंट है जो कि शेयर होल्डर को पर्सनल लायबिलिटी से शील्ड करता है, बचाता है। लार्ज मेंबरशिप की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेंबरशिप चाहिए कम से कम 2 मेंबर का, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कम से कम 7 मेंबर का मेंबरशिप चाहिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक को 7 और प्राइवेट वाले को कम से कम 2 का चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है कंपनी एक्ट 2013 सेट करता है, लेकिन इसे बाद में 2015 में अमेंड किया गया, जिसे कंपनी अपने पेड अप कैपिटल को अपने डिसीजन पे रख सकते हैं। कंपनी के टाइप्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस से पहला होता है चार्टर्ड कंपनी, जो कि स्पेशल चार्टर के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक, किसी मोनार्क या हेड ऑफ स्टेट के द्वारा। एक होता है हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी, जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो कि सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया, ठीक है। एक होता है हमारा बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पर हमारा प्राइवेट कंपनी आता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सभी ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इन कॉर्पोरेशन पे चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी होता है, ठीक है। और यदि हम लायबिलिटी की बात करें तो कुछ कंपनी शेयर से लिमिटेड होता है, कुछ कंपनी गारंटी से लिमिटेड होता है, कुछ कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी का होता है, कुछ कंपनी सब्सिडरी कंपनी होता है। यदि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर की बात करें तो इसका कॉमन सील होता है, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए था, लेकिन अब जो 2015 में अमेंडमेंट लाया गया उसको ऑप्शनल बना दिया है। डॉक्यूमेंट को 2 डायरेक्टर साइन कर सकता है, या 1 डायरेक्टर साइन कर सकता है, या कंपनी का सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो मेंबर का जो लायबिलिटी होता है वो उनका जो शेयर है उसी से लिमिटेड होता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, शेयर होल्डर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी को मैनेज करें। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर को आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है सेपरेट लीगल स्टेटस, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जो कि शेयर होल्डर को पर्सनल लायबिलिटी से बचाता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 2015 का जो अमेंडमेंट है उसने मिनिमम पेड अप कैपिटल को रिमूव कर दिया। अब देखिए होता है कंपनी का टाइप चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, मैंने आपको बताया। ऑनरशिप में प्राइवेट कंपनी का लिमिट मेंबर होता है 200, ये शेयर ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है पब्लिक इन्विटेशन के लिए। पब्लिक कंपनी में कोई मेंबर लिमिट नहीं है, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। गवर्नमेंट कंपनी में कम से कम 51% शेयर जो है सरकार के द्वारा होगा। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को खरीदती है। एसोसिएट कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है दूसरी कंपनी के द्वारा, लेकिन कोई सब्सिडी नहीं होती है। 1% कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी होता है। सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब लायबिलिटी के बेसिस से बात करें तो होता है लिमिटेड बाय शेयर, तो लायबिलिटी लिमिटेड होता है अनपेड शेयर वैल्यू का, जो भी अब ये शेयर वैल्यू अनपेड है उतना ही लायबिलिटी है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो मेंबर का लायबिलिटी फिक्स किया जाता है। प्री डिटरमाइंड अमाउंट फॉर वाइंडिंग अप के लिए प्री डिटरमाइंड अमाउंट के लिए सेट किया जाता है। फिर आता है हमारा कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होते हैं बिना किसी शेयर कैपिटल के। यदि हम पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बीच के डिफरेंस की बात करें, देखिए पार्टनरशिप को फॉर्म करना काफ़ी आसान है क्योंकि लिमिटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जबकि लिमिटेड कंपनी को फॉर्मेशन करना डिफिकल्ट है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी होते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, जबकि लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, समझे। तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, पर पार्टनरशिप में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, बैंकिंग के लिए 20 हो सकते हैं, बाकी बिजनेस के लिए। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर रहेंगे, मैक्सिमम 200 मेंबर रहेंगे। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर रहेंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिट होता है जितना उनके शेयर के पास फेस वैल्यू है।
ऑनरशिप और मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप में ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है पार्टनर के पास होता है, फर्म का जो कि फर्म की प्रॉपर्टी को खरीदे हुए हैं। और लिमिटेड कंपनी में ऑनरशिप का सेपरेशन होता है, मैनेजमेंट का सेपरेशन होता है, कंपनी का प्रॉफिट सेपरेट होता है मैनेजमेंट के प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप में कोई परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, लिमिटेड कंपनी में परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। ट्रांसफ़र की बात करें तो पार्टनरशिप जो है शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना दूसरे पार्टनर के कंसेंट का, मतलब आपको दूसरे पार्टनर का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके शेयर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करें तो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो पार्टनरशिप में लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल है, जबकि लिमिटेड कंपनी में हमारा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है। क्लास ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो एक होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके अंदर क्या होता है वोटिंग राइट होता है, इसके अंदर डिफरेंशियल राइट होता है, डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल यानी कि हम फिक्स डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंशियल मतलब यहाँ पे फिक्स डिविडेंड का राइट दिया जाता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है ताकि रिटर्न ऑफ कैपिटल जैसे वाइंड अप होगा तो कैपिटल रिटर्न करने का प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है कुमुलेटिव, यानी आपका जो अनपेड डिविडेंड है वो एक्युमुलेट होते जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अनपेड डिविडेंड है वो एक्युमुलेट नहीं होता है। एक होता है रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर, इसको कंपनी वापस खरीद सकती है। एक होता है इरिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर, इसको कंपनी वापस नहीं खरीद सकती है। तो मैंने आपको पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का डिफरेंस समझा दिया, फॉर्मेशन के बेसिस पर, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, ठीक है। फिर मेंबरशिप और ये सब पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। इक्विटी में क्या बताया, वोटिंग राइट होता है, डिफरेंशियल राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टाइप बताया आपको। अच्छा एक और चीज़ देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ना एक होता है हमारा इरिडेमेबल, मैंने बताया इसको आप रिडीम कर सकते हैं, इरिडेमेबल बताया इसको रिडीम नहीं किया जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बताया, यहाँ पे सरप्लस का राइट होता है आफ्टर इक्विटी कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। मान लीजिए कंपनी वाइंड अप हो जाए तो जो सरप्लस होगा उसका हक होगा पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स को, नॉन पार्टिसिपेटिंग में कोई सरप्लस का राइट नहीं होता है। कन्वर्टेबल में आप उसे आप बेसिकली इस कन्वर्टेबल में आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए नॉन कन्वर्टेबल में आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन होते हैं, आइए देखते हैं। पहला होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल, मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी रेज कर सकती है, जो कि एमओई में लिखा गया है। एमओई क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इशूड कैपिटल यानी कि हमारे ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा होता है जो कि पब्लिक या वेंडर को इशू किया जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कि इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। फिर से रिपीट कर दूं, एमओई में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है एमओई के अनुसार उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल यानी कि जितना पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल का कितना पोर्शन जो है पब्लिक और इन्वेस्टर को इशू किया गया है। और सब्सक्राइब मतलब कि उस इशू कैपिटल का कितना पोर्शन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। एक होता है इशू करना और एक होता है सब्सक्राइब करना। हो सकता है कि हमने 500 शेयर इशू किया, मात्र 250 ही सब्सक्राइब हुआ, तो 500 जो हमारा है वो क्या है, 500 हो गया हमारा सब्सक्राइब इशू कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल मात्र 250 है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल का वो पर्सन जो कि शेयर होल्डर ने कॉल किया है पे करने के लिए। और पेड अप कैपिटल मतलब कि हमारा जो कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो कि एक्चुअली शेयर होल्डर के द्वारा पे किया गया। तो बेसिकली पार्टनरशिप ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है डिस्टिंक्शन क्या है। हाँ, शेयर की इशू की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। देखिए प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो है ना अप्लाई करते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म से। ओवर सब्सक्रिप्शन तब होता है जब एप्लीकेशन जो अवेलेबल शेयर से ज़्यादा होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि रिसीव होगा तो बोर्ड प्रोसीड करते हैं शेयर अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट की बेसिस की बात करें तो आप एप्लीकेंट को कैटेगराइज कीजिए, नंबर ऑफ शेयर कितना उसने अप्लाई किया है, अलॉट कीजिए शेयर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जो हमारा एक्सेस अमाउंट है रिजेक्टेड या ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन का उसे रिफंड कर दीजिए। पेमेंट इंस्टॉलमेंट की बात करें सबसे पहला पॉइंट आता है एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी को एप्लीकेशन के दौरान पे किया जाएगा। एक होता है अलॉटमेंट मनी जिसको हम लोग शेयर अलॉटमेंट के समय पे करेंगे। एक होता है कॉल, जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको इंस्टॉलमेंट में कॉल किया जाता है। अब देखिए लार्ज इशू के लिए क्या रेगुलेशन है। यदि मान लीजिए इशू का साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है तो फुल सब्सक्रिप्शन मनी को हम लोग 12 महीना के अंदर कॉल नहीं करेंगे यदि कोई मॉनिटरिंग एजेंसी जो है अप्रूव किया जा रहा है सेबी रेगुलेशन के द्वारा। अब देखिए शेयर एट पार, तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10,000 से लेकर 15,000 तक का होगा। एप्लीकेशन मनी को बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा अपॉन रिसीट। ये सभी चीज़ आपके बुक में दिए गए हैं और इसको मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। यदि आपको इसका पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इशू आप शेयर एट पार समझ में आया कि मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10,000 से लेकर 15,000 तक होगा। एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट किया जाएगा बैंक में अपॉन रिसिप्ट। अब देखिए एक पॉइंट है, यदि मान लीजिए कि शेयर एप्लीकेशन मनी है उसका रिसीट कैसे होगा। तो पहला आता है टेम्प्रोरी क्रेडिट। एप्लीकेशन मनी के अंदर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल का पार्ट तब तक नहीं होगा जब तक शेयर अलॉट ना किया जाए। तो एप्लीकेशन मनी एक होता है हमारा एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी जो है बिकम पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। कब पार्ट होगा शेयर कैपिटल का, जब शेयर अलॉट होगा। इसका एंट्री कैसे करेंगे, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अकाउंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट।
दूसरा पॉइंट आता है हमारा एक्सेप्टेंस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यदि शेयर अप्लाई किया गया वो कम होता है शेयर ऑफर से, सारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका एंट्री कैसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कीजिए और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। अकाउंटिंग एंट्री आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन हैंडलिंग, ये सेबी रेगुलेशन को फॉलो करेगा, जो कि हमारा रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018 से रिलेटेड है। इसके अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर की यदि हम बात करें, बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, इन्वेस्टर कैटेगरी को देखा जाता है, उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। हम लोग नियरेस्ट इंटीजर से राउंड ऑफ करते हैं, मिनिमम अलॉटमेंट इक्वल टू मिनिमम एप्लीकेशन साइज। हमारे पास यदि डिफरेंट अलॉटमेंट सिनेरियो है, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। पहला केस है फुल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, मतलब क्या हुआ कि हमने एक्सेप्टेड एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी है उसे रिफंड कर दिया। देखिए दो तरह का बात हो सकता है, या तो एप्लीकेशन मनी हमने एक्सेप्ट किया और कुछ एप्लीकेशन मनी हमने रिजेक्ट किया, तो जो हमारा एक्सेप्टेड है उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और जो रिजेक्टेड है उसको रिफंड कर दिया। इसका एंट्री कैसे होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए जो कि हमारा एक्सेप्टेड एप्लीकेशन को दर्शाएगा, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए जो कि हमारे रिजेक्टेड एप्लीकेशन को दर्शाएगा। वही चीज यहाँ पे दर्शाया जा रहा है अकाउंटिंग एंट्री अगले स्लाइड में आप देखेंगे। शेयर कैपिटल को हमने अकाउंट को डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। अब एक होता है हमारा प्रो रेटा एक्सेप्टेंस, मतलब हम रिफंड करेंगे या एडजस्ट करेंगे एक्सेस अमाउंट को टुवर्ड फ्यूचर ड्यूज। इसका एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। मतलब इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कॉल इन एडवांस की आइए बात करते हैं। बेसिकली कॉल इन एडवांस का मतलब कि जो हमारा अनकॉल्ड अमाउंट है शेयर पे, जो कि शेयर होल्डर के द्वारा पे किया गया, इससे पहले कि ये ड्यू हो जाए, ये परमिटेड तभी होता है यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अलाउ किया गया है। देखिए एक होता है एओए, एक होता है एमओए। एमओए के बारे में हमने अभी आपको बताया था, राइट। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो एओई में क्या होता है, यदि कंपनी के एओई में लिखा गया है तभी हम लोग कॉल इन एडवांस को अलाउ करते हैं। जो भी हमारा अनकॉल्ड अमाउंट है या शेयर होल्डर के द्वारा पे किया गया इससे पहले कि ये ड्यू हो जाए, अकाउंटिंग कैसे ट्रीट करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट में। अकाउंटिंग एंट्री भी आप देख सकते हैं। अब सवाल है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इसको पे किया जाएगा एज पर एओए। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 6% का होता है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है रिसीट डेट से, जब तक कॉल ड्यू डेट ना आ जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इशूज ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेयर एट प्रीमियम। देखिए वैसा शेयर जिसको हम हायर प्राइस पे इशू किए हैं एज कंपेयर टू फेस वैल्यू, ठीक है। देखिए इसीलिए नाम रखा गया है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, मतलब शेयर्स इशूड एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड शेयर एट प्रीमियम। अब इसकी परमिसिबिलिटी की बात करें तो कंपनीज एक्ट अलाउ करती है कि हाँ आप ऐसा शेयर इशू कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये प्रीमियम अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, राइट। तो इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर द सेबी गाइडलाइन। यदि हम बात करें यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम की, तो इसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इसके अंदर पहले आता है बाय बैक ऑफ शेयर, दूसरा आता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, तीसरा आता है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिस्काउंट और कमीशन और इशू ऑफ शेयर ऑन डिवेंचर, एंड लास्ट आता है पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो आपको जो प्रीमियम अकाउंट है उस शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना है, जो प्रीमियम का अमाउंट है उससे। यू हैव टू क्रेडिट द शेयर प्रीमियम अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और हेड होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हेड होता है। और प्रीमियम अमाउंट एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास, ओके। तो यही आपको ध्यान रखना है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम लोग प्रीमियम के अकाउंट से, प्रीमियम के अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस के अंदर पूछा जा सकता है कि हमारा जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। याद रखिएगा इसको लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए इसका जनरल एंट्री क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि शेयर को जो हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कुछ प्रोहिबिशन है। पहला ये है कि कंपनी को अलाउ नहीं किया गया है कि वो शेयर को इशू करे डिस्काउंट पे एक्सेप्ट एट प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन नंबर 54। तो सेक्शन 54 को छोड़कर कहीं भी जो है आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। और सेक्शन 54 में क्या है, इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर।
तो जो भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा उसको वाइड माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेनल्टीज़ क्या है नॉन कंप्लाइंस के लिए। यदि आप इस रूल को कंप्लाई नहीं करते, मैंने आपको बताया ना कि सेक्शन 54 में एक ही तरह का शेयर होता है जिसको हम लोग स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं। केवल यही शेयर जो है आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे वायलेट करेंगे तो पेनल्टी लगेगा। तो कंपनीज और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पेनल्टी फेस करते हैं। जो भी अमाउंट उन्होंने डिस्काउंटेड शेयर इशू से रेज किया है या 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस, जो भी कम हो, तो कंपनीज जो है सारे पैसे को रिफंड कर देंगे विद 12% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द इशू डेट टू द पर्सन टू होम सच शेयर वेयर इशूड। तो रिटर्न करना है। एक तो पेनल्टी अलग से लगेगा, या तो आपको 5 लाख लगेगा, यानी तो जो भी अमाउंट आपने डिस्काउंटेड शेयर के माध्यम से रेज किया है वो अमाउंट लगेगा, जो भी कम होगा वो लगेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आपने सुना होगा स्वीट इक्विटी शेयर, तो आइए जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये होता क्या है? देखिए, इक्विटी शेयर जो कि एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, डायरेक्टर को इशू किया जाता है डिस्काउंट पे या नॉन कैश कंसिडरेशन पे, उसको हम लोग स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो इसको इशू किया जाता है ताकि प्रोवाइडिंग नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और अदर वैल्यू एडिशन, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग स्वीट इक्विटी शेयर को इशू करते हैं। अब देखिए, इसको इशूज करने का क्या कंडीशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्वीट इक्विटी शेयर। इसका क्या कंडीशन है? सबसे पहले कि स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज किया जाएगा, जो कि कंपनी के द्वारा पास किया जाता है। रिजोल्यूशन के अंदर कितने शेयर्स हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, क्लास ऑफ डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय जो कि जिन्हें शेयर मिल रहा है, ये सभी चीज़ें के बारे में जानकारी दी जाएगी। यदि लिस्टेड है तो इशू किया गया है सेबी के रेगुलेशन में, यदि लिस्टेड नहीं होगा तो आपको प्रिस्क्राइब रूल के अनुसार इसको आपको इशू करना पड़ेगा। अब यदि हम राइट और प्रोविजन की बात करें स्वीट इक्विटी शेयर का, तो स्वीट इक्विटी शेयर का सेम राइट होता है, सेम लिमिटेशन होता है, सेम प्रोविजन होता है क्योंकि हमारे रेगुलर इक्विटी शेयर का होता है। होल्डर जो है पैरी पैसो रैंक करते हैं विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि हम बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो स्कीम है जो कि एम्प्लॉय को ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वो शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो ये एक्सरसाइजेबल होता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। इसमें रेगुलेशन की बात करें तो सेबी ने गाइडलाइन इशू किया है ESOS के लिए, ESOS के लिए लिस्टेड कंपनी के लिए, यानी लिस्टेड कंपनी के लिए ESOS के लिए हमारे पास सेबी के द्वारा गाइडलाइन इशू किया गया है। अब एक होता है हमारा फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो फोर फीचर का प्रोसेस क्या होता है? ये तब इनिशिएट होता है जब शेयर होल्डर अपना ड्यूज पे नहीं कर पाए। वेन एवर शेयर होल्डर fails to pay the dues, then this forfeiture process is initiated। अब देखिए इसमें क्या होता है forfeiture प्रोसेस में, कि कंपनी जो है रिमाइंडर सेट करती है और फाइनल नोटिस देती है कि शेयर होल्डर को कितना दिन दिया जाता है, 14 डेज दिया जाता है। याद रखिए, forfeiture फीचर में कंपनी जो है रिमाइंडर सेट करती है और फाइनल नोटिस देती है, और 14 दिन का 14 डेज का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, नोटिस पीरियड दिया जाता है। यदि पेमेंट नहीं होता है इस 14 डेज में, तो बोर्ड जो है रिजोल्यूशन पास करती है कि हम चलो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शेयर को ही फोरफिट करते हैं। चलिए अब इस फोरफिचर का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास जो हमारे शेयर होल्डर के नेम है जो डिफॉल्टिंग है, उनका यदि कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर से, मतलब अभी तक जिनका नाम था हमारे रजिस्टर में, उनका रजिस्टर, उनका नाम हम कैंसिल कर देते हैं। और दूसरा होता है कि जो भी अमाउंट ऑलरेडी शेयर होल्डर के द्वारा पे किया गया है वो फोरफिट हो जाता है। यदि हम इसका जनरल एंट्री की बात करें तो शेयर जो हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, इसका जनरल एंट्री कैसे होगा, लेट्स ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। तो सबसे पहला आता है शेयर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट। जब भी शेयर को हम लोग प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो जनरल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट का, उसके अंदर कौन सा अकाउंट आता है, प्रीमियम अकाउंट आता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप शेयर को इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रीमियम अकाउंट आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, शेयर को इशू किया जा रहा है प्रीमियम पे, तो जो जनरल एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट का, उसके अंदर एक प्रीमियम अकाउंट होगा। और इसमें क्या है कि हाँ, और एक दो पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, लीगल प्रोविजन के बारे में समझाता हूँ। अब देखिए कंडीशन क्या होता है इशुएंस का, वो समझिए कि कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इशुएंस को ऑथराइज करेगा, फिर जनरल मीटिंग का अप्रूवल होगा, इशू जो है रिकमेंड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा और ऑथराइज किया जाएगा जनरल मीटिंग में। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी के पास कंपनी ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया हो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटी, ये भी एक कंडीशन बहुत जरूरी है। देयर शुड बी नो डिफॉल्ट एज फार एज कंपनी इज कंसर्न। एक होता है हमारा पार्टली पेड अप शेयर। तो दोस्तों देखिए, जितने भी आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड अप शेयर होते हैं उन्हें फुल पेड अप किया जाएगा। इससे पहले कि आप बोनस शेयर को इशू करें, कॉम्प्लायंस विद कंडीशन, तो कंपनी जो है सारे प्रिस्क्राइब कंडीशन से कॉम्प्लायंस करेगी। प्रोहिबिशन, तो यदि आप इसे प्रोहिबिट करेंगे, रोकेंगे, तो बोनस शेयर को आप इशू नहीं कर सकते डिविडेंड के लिए में। अब यदि रिजर्व्स की यूटिलाइजेशन की बात करें तो कंपनी प्रायोरिटाइज करती है इनमें से फॉलोइंग रिजर्व को यूज करना, ताकि बोनस शेयर को इशू करते, क्योंकि उनके पास लिमिटेड यूज है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या
कौन कौन सा रिजर्व्स है बोनस शेयर को इशू करने के लिए, विच टाइप ऑफ रिजर्व्स आर यूज फॉर इशूइंग द बोनस शेयर। तो पहला जो रिजर्व है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दूसरे को हम लोग बोलते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए कंपनी को कुछ रिजर्व को यूज करना पड़ता है ताकि वो बोनस शेयर को इशू करे। अब इसमें से जो रिजर्व्स इशू करने जो रिजर्व यूज करती है, सबसे पहला आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, दूसरा आता है शेयर प्रीमियम अकाउंट, और तीसरा आता है हमारा कैपिटल रिजर्व्स। तो आइए जरा देखते हैं। तो ये देखिए इन सभी को यूटिलाइज करने के बाद जो है दूसरे रिजर्व जैसे कि सिंकिंग फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेबी का जो डिस्क्लोजर है 2020-2000 का, उसमें कहा गया है कि बोनस शेयर को इशू करने का नियम डाला गया है, कुछ की गाइडलाइंस दिए गए हैं। एक होता है पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ एफसीडी पीसीडी। आप पूछेंगे एफसीडी क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कंपनी जो है बोनस शेयर इशू नहीं करेगी, इट शुड नॉट इशू बोनस शेयर यदि कुछ आउटस्टैंडिंग एफसीडी है, एफसीडी का मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर है या पार्टली कन्वर्टेड डिवेंचर है, जब तक एक सिमिलर बेनिफिट को होल्डर को एक्सटेंड नहीं किया जाए। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, यदि किसी कंपनी का पीसीडी है, पार्शली कन्वर्टेड डिवेंचर है, या फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो उस केस में कंपनी जो है बोनस शेयर को इशू ना करे। ओके जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है ना, तो उसको एप्रोप्रिएट जनरल एंट्री करना पड़ता है ताकि जो है रिजर्व्स की कैपिटलाइजेशन को वो रिफ्लेक्ट करे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया तो उसको क्या करना है कि जनरल एंट्री करना है ताकि रिजर्व्स के कैपिटलाइजेशन को रिसीव करे। इसका एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करेंगे ताकि शेयर को टू इशू बोनस शेयर, ठीक है। तो एंट्री कैसा होगा वो जरा देखिए। तो इसका एंट्री कैसा होगा कि सिक्योरिटी का प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी रिजर्व्स को यूटिलाइज किया जा रहा है बोनस शेयर को इशू करने में, वो डेबिट होगा। और टू शेयर कैपिटल, यानी जो शेयर कैपिटल उसको क्रेडिट किया जा रहा है सेम अमाउंट से, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब एक बात करते हैं हम लोग नॉन वोटिंग राइट के लिए। टॉक अबाउट नॉन वोटिंग राइट। पहले इसमें आता है लीगल फ्रेमवर्क। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 43 है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल का। पहला आता है हमारा इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, दूसरा आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, और तीसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन वोटिंग शेयर। तो जो हमारा सेक्शन 43 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट डाले गए हैं शेयर कैपिटल के। पहला आता है इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, दूसरा आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, और तीसरा आता है हमारा प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। अब सवाल है कि इस नॉन वोटिंग राइट की डिमांड क्यों है। नॉन वोटिंग राइट आपको समझ में आया। नॉन वोटिंग राइट के अंदर क्या है कि हमारा देखिए बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर ने एडवोकेट किया नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर का, क्योंकि ये जो शेयर है ना बहुत सारी दूसरी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ पे कुछ क्लास ऑफ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती हैं जो कि हायर डिविडेंड में इंटरेस्टेड होते हैं बिना वोटिंग राइट का। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कंपनीज को अलाउ करें ताकि वो कैपिटल रेज करे बिना मैनेजमेंट के कंट्रोल को लूज किए हुए। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा कंडीशन फॉर इशूइंग द नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर। यदि नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू करना है तो कुछ कंडीशन होते हैं। पहला होता है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, तो इशूएंस को ऑथराइज किया जाएगा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एओए में लिखा होगा। दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन राइट, और शेयर होल्डर को भी अप्रूव करेंगे इशूएंस को, ये भी ध्यान रखना है। यदि हम बात करें स्पेशल रिजोल्यूशन राइट की, तो जो स्पेशल रिजोल्यूशन है उसके अंदर स्पेसिफाई होगा किस प्राइस पे शेयर को इशू किया जाएगा। यदि इसको इट शुड ऑल्सो डिटेल द हाई रेट ऑफ डिविडेंड दैट नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर विल कैरी। अब एक पॉइंट समझिए, राइट एंड इंटाइटलमेंट। तो होल्डर जो होते हैं नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर का, वो इंटाइटल्ड होते हैं बाकी दूसरे राइट के लिए, जैसे कि बोनस शेयर, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। सो दे आर इंटाइटल्ड टू अदर टाइप ऑफ राइट बट दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। कैपिटल लिमिट की बात करें तो कंपनी के पेड अप कैपिटल का मात्र 25% ही आप नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर में इशू कर सकते हैं। यहाँ से बहुत बड़ा सवाल बनता है, एक सवाल बन सकता है दोस्तों, सवाल पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कंपनी के पेड अप कैपिटल का कितना परसेंटेज हम नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर में इशू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जवाब क्या है इसका, 25%। इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो जो कि शेयर के द्वारा लिमिटेड हो, वो नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर को इशू कर सकती है। और कन्वर्जन पे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कन्वर्जन रेस्ट्रिक्टेड है, परमिट किया गया है केवल आप कन्वर्जन पे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी को परमिशन नहीं दी गई है कि वो शेयर को कन्वर्ट करे विद वोटिंग राइट इनटू शेयर विदाउट वोटिंग राइट। सो देयर इज नो, कंपनी को परमिशन नहीं दी गई है। तो देखिए प्राइमरी बेनिफिट क्या है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर को इशू करने का, कि ये कंपनी को अलाउ करती है कि वो फंड रेज करे जबकि वो कंट्रोल मेंटेन करे ओवर मैनेजमेंट डिसीजन, राइट। तो कंपनी फंड रेज कर सकती है और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के डिसीजन है वहाँ पे अपना कंट्रोल भी मेंटेन कर सकती है।
और ये खासकर यूजफुल होता है वैसे कंपनीज के लिए जो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाह रही है, जो कि इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल रिटर्न में एज कम्पेयर टू हैविंग अ से इन द कंपनी मैनेजमेंट। अब यदि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आता है, तो पहला आता है बैलेंस शीट। मैंने बताया था आपको कि ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है ओवर द फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लीजिए जो कंपनी इंगेज है नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ में, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसी जगह पे, तो उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। जो प्रॉफिट वाला कंपनी है, प्रॉफिट एक्टिविटीज़ में इंगेज है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है। फिर एक आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो यदि एप्लीकेबल होगा ये स्टेटमेंट जो है ट्रैक करता है कि कंपनी के इक्विटी में क्या चेंजेस हुआ है, इसलिए नाम रखा गया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर आता है हमारा एक्सप्लानेटरी नोट्स। तो दोस्तों एक्सप्लानेटरी नोट्स क्या होता है जानकारी है आपको, तो जो भी हमारा एडिशनल नोट्स रहेगा, जो हमारा एडिशनल एक्सप्लेनेशन रहेगा, राइट, तो उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, उसको हम लोग डालते हैं एक्सप्लानेटरी नोट्स में, राइट। तो जो भी हमारा एडिशनल एक्सप्लेनेशन रहेगा दैट इज एडेड टू द एक्सप्लेनेटरी नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेनेटरी नोट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो कभी कभी हमें एडिशनल डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू गिव सम एडिशनल डिस्क्लोजर। तो इसके अंदर सारे वो एडिशनल डिस्क्लोजर के अंदर सारे वो एडिशनल डिस्क्लोजर रहेंगे जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा रिक्वायर हो किए जाने वाले सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेंगे। इसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट में ऐड करेंगे या एडिशनल स्टेटमेंट में ऐड करेंगे जब तक ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया हो तब तक, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स टू अकाउंट। मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंदर नैरेटिव डिस्क्रिप्शन हो सकता है, राइट। फिर उसके अलावा हमारा डिटेल ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर एक आता है हमारा राउंडिंग ऑफ फीचर्स। तो राउंडिंग ऑफ फीचर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जरा देखिए। तो राउंडिंग ऑफ फीचर्स में हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पर यदि मान लीजिए 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो उसको नियरेस्ट 100,000 लाख मिलियन या डेसिमल में राउंड ऑफ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंट यूज ऑफ चूजन यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज़ करते हैं थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव फिगर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंपैरेटिव फिगर। देखिए जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जितने भी आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे फिगर हो प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का, ठीक है, तो उसे इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रेजेंट किया जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, 31 मार्च को एक साल खत्म होता है। तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी के बाद, तो आगे आने वाले साल के 31 मार्च को ये पीरियड ख़त्म होता है। और स्पेशल प्रोविज़न है वैसे कंपनी के लिए जिनके पास फॉरेन पेरेंट हो या सब्सिडरी हो, उनके लिए एक अलग फाइनेंशियल ईयर चाहिए कंसोलिडेशन के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट की बात करें तो हमारा होता है करंट एसेट, मतलब ऐसा एसेट जिसको रियलाइज़ किया जाएगा, बेचा जाएगा या कंज्यूम किया जाएगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। ये प्राइमरीली ट्रेडिंग के लिए हेल्ड होता है। ये रियलाइज़ तब होता है 12 महीना के अंदर रियलाइज होता है। मतलब मान लीजिए कि रिपोर्टिंग डेट आज है तो आज से जो 12 महीना का टाइम होगा उसके अंदर ये रियलाइज हो जाएगा। और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कम से कम 12 महीना के लिए। मतलब हर एक वो एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द विद इन 12 मंथ, वो हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। एक होता है नॉन करंट एसेट, बाकी हर एक वो एसेट जो कि हमारे करंट एसेट के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है वो होता है नॉन करंट एसेट। एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए एक होता है कि हम एसेट को एक्वायर करें प्रोसेसिंग के लिए और उसे रियलाइज करें कैश और कैश इक्विवेलेंट में, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग कहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज आवर ऑपरेटिंग साइकिल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने एसेट को एक्वायर किया प्रोसेसिंग के लिए और रियलाइजिंग के लिए, और फिर हमने उसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में रियलाइज किया। तो ये जो प्रोसेसिंग और रियलाइजिंग के बीच का टाइम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यदि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आप 12 महीना का ड्यूरेशन मान सकते हैं। लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला होता है करंट लायबिलिटी। इसको सेटल किया जाता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, प्राइमरली ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है। ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ, नो अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ।
और एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब हर एक वो लायबिलिटी जो कि हमारे करंट लायबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कस्टमर से जो अमाउंट ड्यू होता है, गुड्स जो हमने गुड्स बेचा या सर्विसेज जो हमने बेचा है, रेंडर किया है, उससे हमने सर्विस और गुड्स तो दे दिया लेकिन अब पैसा वापस लेना बाकी है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। एक होता है ट्रेड पेबल, मतलब कोई मान लीजिए गुड्स का सप्लायर है या सर्विसेज का सप्लायर है, उससे हमने गुड्स परचेज किया या सर्विस रिसीव किया और उसको हम पैसा देना बाकी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड पेबल। ठीक है, रिसीवेबल मतलब कि सिंपल सी बात है, रिसीवेबल का मतलब ये समझिए कि मुझे उससे पैसा रिसीव करना है, और पेबल का मतलब ये समझिए कि मुझे वो पैसा पे करना है। अब एक होता है डिस्क्लोजर इन नोट्स टू का, मैंने बताया था आपको। अब देखिए शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑथराइज शेयर होता है, इशूड, ये सब पहले मैंने आपको बताया। पार वैल्यू मतलब कि पार वैल्यू पर शेयर। रिकॉन्सिलेशन मतलब कि कितना शेयर आउटस्टैंडिंग होता है रिपोर्टिंग पीरियड के शुरुआत में और रिपोर्टिंग पीरियड के अंत में। अब एक होता है राइट, प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों राइट का, प्रेफरेंस का, रिस्ट्रिक्शन का, प्रत्येक शेयर का डिटेल होता है इसके अंदर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल रिपेमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होता है। फिर एक पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, तो जो शेयर होल्डिंग के द्वारा या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के द्वारा रखा जाता है, इसके अंदर सब्सिडरीज या एसोसिएट के द्वारा रखा जाता है, वो सब इसके अंदर आते हैं। मेजर शेयर होल्डर की बात करें तो इसके अंदर शेयर होल्डर का डिटेल रहेगा, जो कि 5% शेयर से ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं, कितना शेयर होल्ड किए हुए हैं वो लिखा जाएगा। फिर हम शेयर रिजर्व की बात करें, देखिए शेयर रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग टर्म्स एंड अमाउंट। एक होता है हिस्टोरिकल शेयर डेटा, तो कितना नंबर है, कितना क्लास है शेयर जो अलॉट किया जा रहा है फुल्ली पेड अप विदाउट पेमेंट इन कैश, कितना शेयर है और कितना शेयर का नंबर कितना है, शेयर का क्लास कितना है जिसको अलॉट किया जा रहा है फुल्ली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस शेयर, ये सब को आपको लिखना है। फिर कितना शेयर है, क्या क्लास है शेयर का जिसको वापस खरीद लिया गया। एक होता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा सिक्योरिटी जिसको हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे या प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, उसका टर्म्स क्या है, ठीक है, और उसका कन्वर्जन डेट क्या है, कितने दिन में कन्वर्ट किया गया। एक होता है हमारा अनपेड कॉल, जितने भी कॉल अनपेड है डायरेक्टर के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, उसका एग्रीगेट वैल्यू क्या है। फॉरफिटेड शेयर, तो अमाउंट जो कि ऑरिजिनली हमने पेडअप किया है फॉरफिटेड शेयर पे, वो फॉरफिट वो होता है। अब देखिए एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको क्लासिफाई करते हैं कैपिटल रिजर्व्स में। कैपिटल रिजर्व्स में स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। एक होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, तो जो रिजर्व्स हमने कैपिटल को रिडीम करने के लिए अलग से रखा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम्स रिजर्व, तो जो प्रीमियम हमें इस शेयर को इशू करने पर मिला है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। एक होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो जो रिजर्व हमें डिवेंचर को रिडीम करने पे मिला है उसको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। एक होता है हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, तो जो रिजर्व हमने एसेट को रिवैल्यूएट करने पे क्रिएट किया है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। एक होता है हमारा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो अकाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन, नाम से ही क्लियर है। फिर आता है हमारा अदर रिजर्व्स, ये सब हमारे रिजर्व्स के पार्ट हैं। अब हम फिर देखिए सरप्लस के अंदर क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट का बैलेंस है वो सरप्लस कहलाता है। इसके अंदर सरप्लस के अंदर एलोकेशन आएगा, एप्रोप्रिएशन आएगा, जैसे कि डिविडेंड, बोनस शेयर, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व्स। कुछ होता है हमारा ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट, तो एक स्पेसिफिक एक रिजर्व होता है जो कि स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ईयर मार्क इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उसे हम लोग फंड बोलते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है ना, इसमें डेबिट बैलेंस को हम लोग नेगेटिव फिगर के अंदर शो करते हैं सरप्लस के अंदर। सो डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर सरप्लस। अब देखिए एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहला आता है बॉन्ड्स डिवेंचर। देखिए टर्म लोन जो बैंक देती है या दूसरा पार्टीज देती है, ठीक है। फिर डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज़ आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। डिपॉजिट्स आ गया, लोन इन एडवांस जो हमने रिलेटेड पार्टी से ले रखा है, दिस आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, मान लीजिए कोई फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है वो लॉन्ग टर्म मैच्योर हो रहा है। सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक सिक्योर्ड होगा, एक अनसिक्योर्ड होगा। गारंटेड लोन मतलब कि जो हमने, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, जो ये डिस्क्लोज करता है कि कितना लोन गारंटी किया गया डायरेक्टर के द्वारा। बॉन्ड डिवेंचर डिटेल, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, रिडेम्पशन का पार्टिकुलर रहेगा, कन्वर्जन का पार्टिकुलर रहेगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी और कन्वर्जन। अब एक होता है रिडीम्ड बॉन्ड, मतलब अब यहाँ पे क्या रहेगा, कोई बॉन्ड यदि रिडीम किया जा चुका है, कोई डिवेंचर यदि रिडीम किया जा चुका है उसका डिटेल रहेगा। टर्म्स ऑफ रिपेमेंट, यानी कि लिखा रहेगा कितने टर्म्स है रिपेमेंट का, टर्म लोन का या दूसरे लोन का। डिफॉल्ट के अंदर पीरियड लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, डिफॉल्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है अदर लॉन्ग लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर ट्रेड्स पेबल आएगा, अदर आएगा। ट्रेड्स पेबल मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे पे करना बाकी है। अब एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन आएगा, जो हमने अमाउंट एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए रखा है ये। उसके अलावा नेचर ऑफ अदर प्रोविजन आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो मान लीजिए कुछ लोन होते हैं जो कि ऑन डिमांड रिपेबल होते हैं, जैसे बैंक के द्वारा या दूसरे पार्टीज़ के द्वारा। फिर लोन और एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ये सभी हमारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के पार्ट आते हैं। फिर बाकी दूसरे लोन एडवांस में कुछ सब क्लासिफिकेशन भी होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। फिर गारंटेड लोन, तो आपको प्रत्येक लोन जो कि गारंटी दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा उसको आपको डिस्क्लोज करना है। दिस कैन ऑल्सो कम्स अंडर द पार्ट ऑफ आवर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कुछ डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अब देखिए अदर करंट लायबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो अमाउंट अगले 12 महीना में ड्यू होने वाला है, ठीक है। फिर लीज पेमेंट ड्यू विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ। फिर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, मतलब इंटरेस्ट जो कि एक्रू हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए ड्यू नहीं हुआ है। दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, मतलब इंटरेस्ट जो कि एक्रूड भी हुआ है और ड्यू फॉर पेमेंट भी है। फिर इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, जो पेमेंट मुझे सर्विसेज या गुड्स के लिए मिला है जो अभी तक हमने डिलीवर नहीं किया। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्यू फॉर रिफंड, इसके अंदर कितना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ वो आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट का, नंबर ऑफ शेयर, प्रीमियम अमाउंट, पीरियड फॉर अलॉटमेंट, ये सभी पॉइंट्स आते हैं। फिर दोस्तों डिस्क्लोज़र आता है कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट ऑथराइज कैपिटल है कि वो अपने ऐसे एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल को कवर करे। फिर नेक्स्ट आएगा कि पीरियड क्या है, रीज़न क्या है पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी का बिफोर द स्पेसिफाइड अलॉटमेंट पीरियड। शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट एक्सीडिंग इशूड कैपिटल एंड नॉट रिफंडेबल, इसको हम लोग इक्विटी के, और देखिए जो शेयर एप्लीकेशन मनी हमारे इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं है और वो रिफंडेबल भी नहीं है उसको हम लोग इक्विटी के अंदर शो करते हैं। अब देखिए इसके अंदर आता है हमारा अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, यदि मान लीजिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो मेट नहीं किया है तो उसको सेपरेटली हम लोग अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो करते हैं। फिर एक आता है हमारा अनपेड मैच्योरिटी डिपॉजिट, तो आपको हर एक वो डिस्क्लोज़र यहाँ पे एक चीज़ लिखना है कि आपको कोई भी डिपॉजिट जो कि मैच्योर हो चुका है लेकिन अनपेड है उसको शो करना है। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एक्रूड, कोई भी डिवेंचर जो कि मैच्योर हो गया लेकिन अनपेड है वो शो करना है। अदर पेबल्स के अंदर क्या आता है, अदर्स पेबल के अंदर आपको कोई अदर पेबल का नेचर है उसे स्पेसिफाई करना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। एसेट अंडर लीज के अंदर आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा एसेट लीज के अंदर है। रिकॉन्सिलेशन के अंदर आपको ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट दिखाना है प्रत्येक क्लास ऑफ एसेट का एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। फिर एक आता है रिवैल्यूएशन एंड राइट ऑफ, आप किसी राइट ऑफ को डिस्क्लोज कीजिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को डिस्क्लोज कीजिए। इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, कॉपी राइट, रेसिपी, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सभी आते हैं। रिकॉन्सिलेशन में आपको ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट बताना है प्रत्येक क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट के लिए एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, यानी रिपोर्टिंग पीरियड के शुरुआत में और अंत में आपको बताना है कि प्रत्येक इंटेंजिबल एसेट का जो क्लास है उसमें ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट कितना है। फिर एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन एंड राइट ऑफ, आपको कोई राइट ऑफ भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट का। आपको सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करना है 5 साल का, उसके अंदर मच सो द रिड्यूस और इंक्रीज फिगर अलॉन्ग विद अमाउंट एंड डेट ऑफ सच चेंज, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन और राइट ऑफ के अंदर डालते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, जैसे कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट ट्रस्ट, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, ये सब हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के पार्ट होते हैं। अब देखिए इसमें वैल्यूएशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो कैरी किया जा रहा है और या तो अदर देन कॉस्ट शुड बी सेपरेटली स्टेटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, तो कुछ कैपिटल एडवांस होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो लोन दिया जाता है वो कैपिटल एडवांस होगा। फिर अदर लोन लॉन्ग टर्म लोन आ सकता है। और नॉन करंट एसेट के अंदर बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब कि मुझे पैसा जो रिसीव करना है दूसरे से, तो एसेट हो गया ना हमारे लिए। फिर हमारा सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, ये सभी हमारे नॉन करंट एसेट के पार्ट होंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए रिपैट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन एंड बैंक डिपॉजिट। यदि मान लीजिए कि कैश और बैंक बैलेंस यदि कोई रिपैट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन है तो उसको स्टेट किया जाएगा। फिर डिस्क्लोजर जो कि 12 महीना से मैच्योरिटी से ऊपर का है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड लोन एडवांस हो, बैड डॉटफुल लोन से रिलेटेड अलाउंस जो दिया जाता है, ठीक है, सो अलाउंस गिवन एंड फॉर बैड डॉटफुल लोन, ये भी हमारा इसका पार्ट होगा। उसके बाद हमारा अदर करंट एसेट में ऑल इंक्लूसिव कैटेगरी होता है करंट एसेट का, जो कि दूसरे कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें कंटिजेंट लायबिलिटी की, तो कंटिजेंट लायबिलिटी को बेसिकली कैसे शो किया जाता है। कंटिजेंट लायबिलिटी एक को क्लासिफाई किया जाता है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, गारंटी एंड अदर कंटीजेंसी। कमिटमेंट की बात करें इसके अंदर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अनकॉल्ड लायबिलिटी आएगा ऑन शेयर एंड अदर कमिटमेंट आएगा। यदि हम बात करें डिविडेंड प्रपोज की तो कितना अमाउंट प्रपोज किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, रिलेटेड अमाउंट पर शेयर कितना है, एरियर कितना है फिक्स्ड कुमुलेटिव डिविडेंड का, ये सभी आते हैं हमारे। कुछ आते हैं हमारे अनयूटिलाइज सिक्योरिटी प्रोसीड। यदि सिक्योरिटी जो इशू किया गया स्पेसिफिक पर्पज़ का वन यूटिलाइज हो गया तो नोट हमें दिखाना पड़ेगा इंडिकेट करने के लिए कितना अमाउंट यूज़ किया गया, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। यदि बोर्ड बिलीव करती है कि कुछ एसेट जो है उनके पास रियलाइजेशन पे वैल्यू नहीं है कम से कम स्टेटेड अमाउंट के इक्वल, तो उनके ओपिनियन को स्टेट किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों एसेट वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हर एक वो इनकम हर एक वो एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अप्लाई होगा एज पर सब क्लॉज 2 ऑफ द क्लॉज 40 ऑफ द सेक्शन 2। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिडक्ट कीजिए एक्साइज ड्यूटी को। फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंस कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर बोरिंग कॉस्ट या नेट गेन में। अब देखिए अदर इनकम के अंदर हमारा इंटरेस्ट इनकम आएगा, अदर इनकम विल इंक्लूड आवर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, उसके अलावा नेट गेन और नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा कि सैलरी को ब्रेक डाउन कीजिए, वेजेस को ब्रेक डाउन कीजिए, ESOP ESPP एक्सपेंस को ब्रेक डाउन कीजिए। आइटम जो आपके रेवेन्यू का 1% से ज़्यादा हो या 1 लाख से ज़्यादा हो उसको आप इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर डालिए। डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम, नेट गेन लॉस ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों उसके बाद आप एडिशनल आइटम बहुत सारे दिए गए हैं, इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर टेंजेबल एसेट रहेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डालिए, इंटेंजेबल एसेट डालिए, फाइनेंशियल एसेट डालिए। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एसेट जो हमने क्लासीफाई किया है हेल्ड फॉर कैश, ठीक है, ये सभी चीज़ डालते हैं। लायबिलिटी एंड एसेट फॉर करंट एसेट, डिफर टैक्स लायबिलिटी, डिफर टैक्स एसेट, जो कि हमारे IND-AS 12 में लिखा गया है, याद रखिएगा। नॉन कंट्रोल इंटरेस्ट मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसा है कंपनी के इक्विटी में। मैंने आपको करंट एसेट समझा दिया, करंट एंड नॉन करंट का क्लासिफिकेशन भी समझा दिया, करंट लायबिलिटी क्या होता है इसके सब क्लासिफिकेशन समझा दिया। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, इनकम टैक्स का डिस्क्लोजर क्या है, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस थिंग, नो नीड टू गो थ्रू इट वंस मोर, ओके। तो अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नोट डाला जाता है, मैंने आपको बताया था इसमें अकाउंटिंग चॉइस, मिसिंग पीसेस, ये सभी चीज़ें लिखी जाती हैं, राइट। तो नोट्स के बारे में बताया जा रहा है, तो नो नीड टू अगेन गो, तो इसके बारे में डिटेल जाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, IND-AS 1 याद रखिए कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पारा, देखिए इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आप कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये देख लीजिए IND-AS जो हमारा 107 है ये किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट। ये सब चीज़ याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, पिछले बार पूछा गया है IND-AS 107 किससे रिलेटेड है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स। अच्छा, अब देखिए कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कैश फ्लो, कैश जो होता है क्रूशियल होता है स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी आपको सफिशिएंट कैश फ्लो गारंटी नहीं करता है। एक कंपनी एक प्रॉफिट शो कर सकती है, बस हो सकता है उसका लो कैश फ्लो हो। नेगेटिव कैश फ्लो लंबे अवधि के लिए कंपनी के सर्वाइवल को थ्रेट में डाल देगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया, मतलब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो कैश एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है इन सभी आउटफ्लो को, इनफ्लो को, ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले कंपनी के कैश जनरेशन एक्टिविटी को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कोर बिजनेस एक्टिविटी है जो कि आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम जो है बाई करते थे, सेल करते थे वीट फॉर
कैश, ये सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा कि मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, इसके अंदर मान लीजिए हम वेइंग मशीन परचेज कर रहे हैं, तो ये वेइंग मशीन परचेज करना एक तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है। कुछ होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब हम कैपिटल को रेज कर रहे हैं या रिपे कर रहे हैं ऑनर से या लैंडर से, ठीक है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कैटेगराइज करता है कंपनी के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कि कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होता है। कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि आप इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं तो कैश घटेगा, और जबकि करंट एसेट बढ़ता है। गुड्स को बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री घटेगा लेकिन कैश बढ़ता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो आप चेंजेस को कंसीडर कीजिए कि अदर एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यदि करंट एसेट बढ़ रहा हो तो कैश फ्लो घटेगा ऑपरेशन से, यदि करंट लायबिलिटी घट रहा हो तो इट इंक्रीजेज द कैश फ्लो, क्योंकि कैश वर्किंग कैपिटल से रिलीज हो रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एग्जांपल दे सकते हैं, यदि इनफ्लो आ रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज का कैश सेल हो रहा है, रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन। आउटफ्लो की बात करें तो कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयर। अब देखिए कुछ होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब जैसे मान लीजिए आप कैश को यूज़ कर रहे हैं एसेट को एक्वायर करने के लिए, एक लार्ज कैश बैलेंस अनप्रोडक्टिव होता है, इसीलिए कंपनी क्या करती है कि अपना एक्सेस कैश को इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म एसेट में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। अब देखिए कुछ एग्जांपल बताया गया है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, आउटफ्लो का इनफ्लो का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो का इनफ्लो और आउटफ्लो का एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। एक होता है हमारा IND AS7, एक होता है हमारा ये AS3 से सिमिलर होता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इसके प्रिपरेशन का। इसके अंदर कैश फ्लो को 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और IND AS7 2 मेथड को अलाउ करता है कैश फ्लो को प्रिवेंट करने का, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। मैंने आपको कैश फ्लो कंपोनेंट पहले समझा दिया है। और IND AS7 में मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिस्क्लोज करता है कैश फ्लो फ्रॉम टैक्स और इनकम सेपरेटली, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो होता है उसके अंदर EBIT आता है, यानी ऑपरेटिंग इनकम, उसमें आप डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए। प्रॉफिट और लॉस जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट के सेल पे आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए या जोड़ दीजिए। फिर यदि प्रॉफिट होगा तो जोड़ दीजिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करना, लॉस हो तो माइनस कर दीजिए। ऐड कर दीजिए आप डिक्रीज इन अकाउंट रिसेबल, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिक्रीज इन नॉन पेबल। ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए डिक्रीज और इंक्रीज इन अदर करंट एसेट, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, तो आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको लॉन्ग टर्म एसेट का सेल देखना है, उसमें से लॉन्ग टर्म एसेट के परचेज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए डिविडेंड का पेमेंट को माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो नेट कैश फ्लो निकालने के लिए ABC तीनों को जोड़ दीजिए, समझे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या होता है, ये क्लैरिफाई करता है कि कंपनी को इनफ्लो आ रहा है और कितना इनफ्लो आ रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसे ये स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हेल्प करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एसेस करने में, जिसके अंदर इसके लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दोनों आती है। फिर बात करें स्पेसिफिक यूज बाय स्टेक होल्डर, तो एक सप्लायर के लिए कंपनी की क्षमता को एसेस करता है कि वो अपने डेप्ट को पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्रेडिटर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ करके हम डिसाइड कर पाते हैं लोन रिपेमेंट स्केड्यूल के बारे में, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो प्रत्येक बैलेंस शीट आइटम जो है या तो सोर्स ऑफ फंड को दर्शाएगा या यूज ऑफ फंड को दर्शाएगा। लायबिलिटी आपको बताता है कि कितना फंड कंपनी को प्रोवाइड किया गया है, जबकि एसेट बताता है कि कैसे वो फंड को यूज़ किया जा रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ट्रैक करेगा, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है चेंजेस इन द बैलेंस शीट आइटम, आपके बैलेंस शीट आइटम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो कि आपके कैश मूवमेंट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस की बात करें, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये आपके कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाता है, ये कैश अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और ये आपको हेल्प करता है कंपनी के लिक्विडिटी को एसेस करने में। फंड फ्लो स्टेटमेंट कोई मैंडेटरी नहीं है और नहीं पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये आपको बताता है कि बैलेंस शीट आइटम में क्या क्या चेंज आया। और फिर फाइनली आपको ये एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। अब देखिए यहाँ पे वही डिफरेंस बताया जा रहा है कैश फ्लो और फंड फ्लो। कैश फ्लो में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, फंड फ्लो की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हमारा एक्टिविटी टाइप्स में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आता है, यहाँ पे सोर्स एंड यूज ऑफ फंड आता है। फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ कैश आएगा, यहाँ एक्रूअल होगा। उसके बाद दोस्तों यदि हम यूजफुलनेस की बात करें तो एसेट एसेस करता है लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। फिर दोस्तों बात करें स्पेशल कंसिडरेशन की, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें तो दोस्तों डोंट बी मिसलेड बाय द सेम फिक्स एसेट वैल्यू इन टू बैलेंस शीट,
ठीक है। और फिर आप जैसे मान लीजिए कि जो हमारा 3/31/2021 और 31/3/2022 का फिक्स एसेट 5 लाख है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कोई लॉन्ग टर्म सोर्स या कोई यूज ऑफ फंड नहीं। लेकिन यदि डेप्रिसिएशन 60,000 का है, इसका मतलब कि एडिशनल फिक्स एसेट परचेज किया गया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ बताता है कि आपका नेटवर्थ में क्या क्या चेंज आया है, राइट, जस्ट नॉट जस्ट प्रॉफिट एंड कैपिटल। देखिए कोई भी बैंकिंग कंपनी जो होती है वो ऐसी कंपनी होती है जो कि बैंकिंग बिजनेस को कैरी ओवर करती है। बैंकिंग कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 से और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 से। बैंकिंग रेगुलेशन इंडिया इनेक्ट किया गया ताकि हम बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें अपने डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को। बैंक इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देखिए बताया जा रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट्स के लिए और बैंकिंग कंपनी के ऑडिट के लिए। तो पहला आता है फॉर्म ए एंड बी। तो देखिए बताया जा रहा है कि जो बैंकिंग कंपनी है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट ए एंड बी को यूज़ करती है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा गया है। फिर सेक्शन 39 जो एक्ट का कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिग्नेचर चाहिए मैनेजर से या प्रिंसिपल ऑफिसर से कम 3 डायरेक्टर से। फॉरेन बैंक के केस में मैनेजर या एजेंट जो होते हैं प्रिंसिपल ऑफिस का वो साइन करेंगे। ऑडिट की बात करें तो दोस्तों एक क्वालिफाइड ऑडिटर होता है जो कि ऑडिट को कंडक्ट करेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल मैंडेटरी होती है इससे पहले कि हम अपॉइंट करें, रीअपॉइंट करें या रिमूव करें किसी ऑडिटर को। सबमिशन ऑफ अकाउंट की बात करें तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म ए एंड बी का 3 कॉपी, राइट, 3 कॉपीज़ जो है सबमिट किया जाएगा आरबीआई को विदिन 3 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड। आरबीआई डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकती है अगले 3 महीने तक। बैंकिंग कंपनी जो है सबमिट करेंगे कॉपीज़ को रजिस्टर ऑफ द कंपनी। पब्लिकेशन की बात करें तो बैंक अपने अकाउंट और ऑडिटर रिपोर्ट को 6 महीना के अंदर पब्लिश करेगा फाइनेंशियल ईयर इन न्यूज़पेपर जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस लोकेटेड है। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों देखिए बैंक जनरली मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है। एक्यूरेसी और टाइमलाइन क्रूशियल है खासकर कस्टमर अकाउंट के लिए। बैंकर्स बुक की बात करें इसके अंदर लेजर आएगा, डे बुक आएगा, कैश बुक आएगा, अकाउंट बुक आएगा और कोई रिकॉर्ड आएगा जो कि बैंक की डेली ऑपरेशन में यूज़ किया जा रहा है। कॉमन लेजर बैंक लेजर की बात करें तो कैश बुक के अंदर सेपरेट कैश बुक होता है कैशियर को रिसीव करने का और पेमेंट करने का। जनरल लेजर एक मेन लेजर होता है जो कि बाकी सारे लेजर को समराइज करता है। फिर हम बात करें सब्सिडरी लेजर की तो इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट लेजर, एफडी अकाउंट लेजर, आरडी अकाउंट लेजर, लोन, इन्वेस्टमेंट लेजर, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर। देखिए एक होता है हमारा क्लियरिंग रजिस्टर। क्लियरिंग रजिस्टर आपके चेक जो आपने क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट किया है उसको ट्रैक करेगा। एक होता है सिक्योरिटी रजिस्टर, ये रिकॉर्ड करता है कि सिक्योरिटीज़ का डिटेल। एक होता है ड्राफ्ट रजिस्टर, ये बैंक ड्राफ्ट के इशुएंस को ट्रैक करता है। एक होता है कलेक्शन रजिस्टर, ये रिकॉर्ड करता है बिल जो कि कलेक्ट किया गया है कस्टमर के बिहाफ में। एक होता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रजिस्टर, ये सारे डिटेल को मेंटेन करेगा सेफ डिपॉजिट लॉकर का, यानी सेफ डिपॉजिट लॉकर का जितना भी डिटेल है उसको ये मेंटेन करेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है जनरल लेजर के बारे में। जनरल लेजर के अंदर हमारे कंट्रोल अकाउंट होते हैं सारे सब्सिडरी लेजर के। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं और बहुत सारे एसेट एंड लायबिलिटीज़ अकाउंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लेजर के अंदर कुछ बैंक एक सेपरेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करती है जनरल लेजर के अंदर। बाकी बैंक क्या यूज़ करती है कि कॉलमनर बुक को यूज़ करती है। फिर इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है भाउचर से और समराइज डेली किया जाता है और उसको जनरल लेजर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। कुछ बैंक रेवेन्यू अकाउंट को यूज़ करती है जनरल लेजर में जबकि कुछ उसको सब्सिडरी लेजर में रखती है। जो डिटेल है इन सभी लेजर का वो हायर मतलब ये सब पॉइंट्स को देखना है। फिर सब्सिडरी लेजर होता है हमारा। सब्सिडरी लेजर का मतलब कि प्रत्येक कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर में होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग सब्सिडरी लेजर होता है। इसका एग्जांपल की बात करें सब्सिडरी लेजर का तो एक डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, फिर एक लोन और रिलेटेड अकाउंट हो सकता है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट के सब्सिडरी लेजर में या सेपरेट वन डिपेंडिंग ऑन द बैंक प्रैक्टिस। टर्म डिपॉजिट रजिस्टर आपको डिटेल बताता है कि फिक्स डिपॉजिट का डिटेल क्या है, ठीक है। एक होता है कि इन सभी लेजर और रजिस्टर में पोस्ट करना डायरेक्टली होता है वाउचर से, जबकि डेली समरी जो वाउचर समरी में क्रिएट किया जाता है बाय सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिल रजिस्टर होता है। बिल रजिस्टर में सेपरेट रजिस्टर ट्रैक करता है बहुत सारे बिल्स के टाइप को, जैसे कितना परचेज हुआ, इनवर्ड कलेक्शन क्या है, आउटवर्ड कलेक्शन क्या है। पार्टी वाइज डिटेल होता है परचेज और डिस्काउंटेड बिल का। इंट्रीज ऑरिजिनेट होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, इसमें डेली समरीज होता है वाउचर का। रियलाइज और रिटर्न बिल आर मार्क्ड ऑफ। बिल फॉर कलेक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रा वाउचर टू रिफ्लेक्ट बोथ ट्रांजेक्शन स्लाइड्स अपॉन एंट्री। आउटस्टैंडिंग बिल एंट्रीज को पीरियडिकली समराइज किया जाएगा, रिकनसाइल किया जाएगा कंट्रोल अकाउंट बैलेंस से जनरल लेजर में। यदि हम अदर रजिस्टर और रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर पहला ड्राफ्ट रजिस्टर आएगा। ड्राफ्ट रजिस्टर एक सेपरेट रजिस्टर होता है जो कि ड्राफ्ट इशू किए गए के बारे में होता है, ठीक है। नोडल अकाउंट क्या होता है कि क्रूशियल अकाउंट है ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए ब्रांचेज के बीच में, जैसे कि हेड ऑफिस अकाउंट, इंटर ऑफिस अकाउंट। सस्पेंस लेजर क्या होता है कि आप टेम्प्रोररी अकाउंट प्लेसमेंट के लिए मान लीजिए कोई एरर हो गया या कोई टेम्प्रोररी ट्रांजैक्शन हो गया तो टेम्प्रोररी बेसिस पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं।
जैसे मान लो कोई क्लरिकल एरर हो गया वाउचर समरी में। सब्सिडी लेजर फॉर डिटेल ट्रैकिंग के में बैंक एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें बैकअप होता है डिटेल बैकग्राउंड विद इन द वेरियस एक्सपेंसेस लाइक एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, फिक्स एसेट, स्टेशनरी। ठीक है, ब्रांच अकाउंट की पिकुलरिटी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पिकुलरिटी ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, तो ब्रांच आर सीन एज हैविंग नो इंडिपेंडेंट फंड। ठीक है, डिपॉजिट आर कंसिडर्ड फॉरवर्डेड टू द हेड ऑफिस एंड लोन आर मेड फ्रॉम हेड ऑफिस फंड। हेड ऑफिस पे इंटरेस्ट ऑन ब्रांच डिपॉजिट एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन एडवांस। दीज इंटरेस्ट रेट आर क्रूशियल फॉर ब्रांच प्रॉफिट कैलकुलेशन लॉस बट हैव नो इम्पैक्ट ऑन ब्रांच ओवरऑल बैंक ओवरऑल फाइनेंशियल ड्यू टू कंसोलिडेशन। ठीक है, डे बुक लॉग बुक की बात करें तो सेपरेट रजिस्टर जो है ट्रैक करता है ट्रांजैक्शन फॉर स्पेसिफिक अकाउंट टाइप। बैलेंस शीट में दोस्तों एक फॉर्म में आता है जो कि फॉर्मेट को फॉलो करता है जो कि हमारे स्केड्यूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है प्रेजेंट किया जाता है 31 मार्च को। कैपिटल एंड लायबिलिटी सेक्शन के अंदर लाइन आइटम रहता है कैपिटल के लिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी। एसेट सेक्शन के अंदर लाइन आइटम रहता है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स एसेट, अदर एसेट, गुडविल, डेबिट बैलेंस। फिर दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, इसके अंदर शेयर प्रीमियम आएगा, यानी कोई प्रीमियम जो हम रिसीव कर रहे हैं जब शेयर इशू कर रहे हैं उसको अलग से शो किया जाएगा। रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व आएगा, एक ब्रॉड कैटेगरी होता है सारे रिजर्व्स का। ठीक है, फिर दोस्तों डिपॉजिट की बात करें तो पहला आएगा डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम लोग डिमांड पे रिपेबल करेंगे बैंक या दूसरे कैटेगरीज के द्वारा जो डिपॉजिट आता है। फिर आता है हमारा सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो सेविंग बैंक डिपॉजिट के अंदर सारे सेविंग बैंक डिपॉजिट आते हैं, चाहे वो इनएक्टिव ही क्यों ना हो। टर्म डिपॉजिट के अंदर आता है हमारा डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे बैंक के द्वारा डिपॉजिट, दूसरे सेक्टर का डिपॉजिट। ठीक है, एक्रूड बट अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज सोन एज सेपरेट लायबिलिटी इन शेड्यूल 5। अब देखिए बोरोइंग की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बोरोइंग होता है या रिफाइनेंसिंग होता है आरबीआई से। अदर बैंक की बात करें इसके अंदर बोरोइंग होता है, रिफाइनेंसिंग होता है कमर्शियल बैंक से। बोरोइंग आउटसाइड इंडिया के अंदर बोरोइंग ऑफ इंडियन ब्रांचेज अब्रोड एंड फॉरेन ब्रांचेज। सिक्योर्ड बोरोइंग के इसको अलग से शो किया जाएगा, इसके अंदर बोरोइंग जो कि कोलेटरल के द्वारा सिक्योर्ड है। जो टोटल बोरोइंग है वो मैच करेगा जो हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट शो हो रहा है उससे। जो हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे बोरोइंग में। जो फंड रेज किया जा रहा है फॉरेन ब्रांचेस के द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड, इसको कैटेगराइज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर। आरबीआई से जो रिफाइनेंसिंग मिलता है या दूसरे से जो रिफाइनेंसिंग मिलता है उसको बोरोइंग में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्स पेबल की बात करें तो अभी तक हमने बिल्स पेबल के अंदर आउटस्टैंडिंग बैंक ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, ये सभी आते हैं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट की बात करें तो ये बताता है कि हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं ब्रांचेस के बीच में और एक ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में, उसके डिफरेंस क्यों आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन की बात करें तो पहला आता है इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब कि इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है डिपॉजिट पे और इंटरेस्ट जो हमने उधार लिया है बोरोइंग पे। ठीक है, ये सभी चीज़ हमारे अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन के आते हैं, शेड्यूल 5 में आते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को एक बार पढ़ लीजिए आप, इसमें लिखा गया है। फिर कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, तो ये सेक्शन बताता है कि बैंक का कैश होल्डिंग कितना है आरबीआई के पास, इसके अंदर कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई। फिर बैलेंस विद अदर बैंक के अंदर बैंक का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके अंदर ये सभी पार्ट्स होते हैं, एक बार प्लीज़ गो थ्रू इट। फिर दोस्तों बैलेंस विद अदर बैंक आ सकता है, इसके अंदर ये सभी पार्ट्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सिक्योरिटीज़ में वो आएगा। ठीक है, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, एडवांसेस कहाँ दिए गए हैं। बहुत सारे लोन जो है बैंक प्रोवाइड करती है ना, जैसे कि आपका बिल डिस्काउंटिंग हो गया, बिल परचेजिंग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ एडवांस, तो टाइप ऑफ एडवांस में कैश क्रेडिट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लोन हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद हमारा डिमांड लोन हो सकता है, डिमांड लोन वर्सेस टर्म लोन। डिमांड लोन को रिपेबल किया जाता है बैंक के रिक्वेस्ट पे, टर्म लोन का फिक्स रिपेमेंट टर्म होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। अब देखिए टोटल जो सेक्शन ए का होगा वो सेक्शन बी के बराबर होगा। क्लासिफिकेशन बाय सेक्टर की बात करें तो एडवांस को हम लोग डोमेस्टिक और फॉरेन एडवांस में कैटेगराइज करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक सेक्टर, अदर सेक्टर। फिर क्लासिफिकेशन बाय सेक्टर आप देख सकते हैं। फिर फिक्स एसेट के अंदर बैंक का फिक्स एसेट आएगा, अदर फिक्स एसेट के अंदर हमारा इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट आ गया, बैंक बैलेंस शीट का समरी आ गया। तो देखिए एक होता है कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व्स, डिपॉजिट, बोरोइंग, ये सभी पार्ट्स होते हैं। एसेट में आपका करंट एसेट, ठीक है, एडवांस, फिक्स एसेट, अदर एसेट। कंटिजेंट लायबिलिटी में आपको पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट में राइज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन इवेंट। फिर हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी में कस्टमर एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, गारंटी, रजिस्टर्ड। बस आपको पार्ट का नाम सुन लेना है, दैट्स ऑल। ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन में बैंक कलेक्शन ऑफ बिल हैंडल करती है कस्टमर के लिए, कलेक्शन रजिस्टर्ड बिल, अकाउंटिंग फॉर कलेक्टेड बिल।
फिर बैड डेब्ट और प्रोविज़न को भी हमें दिखाना पड़ता है जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो बैड डेब्ट और प्रोविज़न को हम लोग एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजेंसी और कंटीजेंसी के अंदर। बैलेंस शीट एडवांस को शो किया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग बोथ डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम लोग एक्सपेंस के रूप में शो करते हैं प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसी के अंदर। और बैलेंस शीट में ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस लायबिलिटी अंदर अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, इसका कैसे अकाउंट